Yes, good evening everyone. Good evening everyone. We'll be starting with a fresh new topic and आज मैं बहुत excited हूँ because ये एक fresh subject शुरू हो रहा है and this topic is in your book number Company Audit Volume 1B जो एक पतली सी किताब है Company Audit Volume 1B उसमें से हम ये टॉपिक सेक्शन 139 चालू करने वाले हैं। कोई के किताब के कवर्स अलग हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर से कंटेंट बिल्कुल सही है। 3-4 पेज बाद आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 या जो भी चैप्टर नंबर हो, सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। ओके, मैं 10 सेकेंड वेट करता हूं, आप अपने अपने किताबों में आ जाइए। और पीपीटीज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है, वेबसाइट पर है। आप बोलेंगे कौन से वेबसाइट पे? ऑफ कोर्स www.amitbachawat.com एंड इट इज ऑल्सो ईमेल्स टू यू। और पीपीटी नहीं मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीपीटी इसी बुक के लाइंस को लेकर बना है, तो यू विल फाइंड इट इनसाइड द चैप्टर इटसेल्फ। ओके, तो हम आने वाले थे कंपनी ऑडिट वॉल्यूम 1B। तो हम चैप्टर नंबर सेक्शन 139 से शुरू करने वाले हैं आज, और कई पॉइंट्स हम लोग इसमें देखेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ कंपनी ऑडिट, लेट मी क्लैरिफाई 2-3 थिंग्स टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आपको मैं ऑडिट शब्द का मीनिंग बताऊंगा आज, ऑडिट शब्द का मीनिंग। आफ्टर दैट हम लोग ये रेंज पकड़ेंगे, दैट इज सेक्शन 139। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, सेक्शन 138, ये जो इंडेक्स आप देख रहे हो इस किताब में, ये इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 है। ओके, तो सेक्शन 138 एंड कॉस्ट ऑडिट इज सेक्शन 148। तो प्लीज इंडेक्स में आई वांट एवरीवन टू राइट दिस, सेक्शन 138 टू सेक्शन 148। ओके, ये कौन कौन से सिलेबस में किस किस लेवल पर आपको इंपैक्ट करता है, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सीए इंटर, उन लोग के लॉ में भी था ये, उनके ऑडिट में भी था। ऑडिट में यहां से 15 मार्क्स आ जाता है, लॉ में यहां से 8 मार्क्स तक आ सकता है, क्योंकि लॉ में बाकी चैप्टर्स बहुत कुछ हैं पूछने के लिए, तो वो ऑडिट में ज्यादा पूछते हैं ये सेक्शन 138 से 148 के रेंज में। यानी कि ये बुक आपका 15 से 20 मार्क का एक पतला सा बुक है। ओके सर, मैं सीए में इंटर कर रहा हूं, सीए इंटर लॉ में नॉट इन लॉ, ये उनके लॉ में नहीं है, ये उनके ऑडिट में है, एंड ये ऑडिट में 15 मार्क्स श्योर, यहां से 15 मार्क्स आता है। तो ये बुक सीएमए इंटर ऑडिट के लिए 15 मार्क्स की किताब है, दैट मींस अ लॉट। यानी कि ये रेंज अगर आप करते हैं तो 15 मार्क्स आपका सिक्योर्ड है, कभी कभी 20 तक भी गया हुआ है। रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए थे लगा था और कुछ ऑडिट में नहीं पढ़ के जाते सीएमए इंटर ऑडिट वाले तो भी काम निकल जाता। ये बुक सीएस एग्जीक्यूटिव लॉ पेपर में आता है, 8 मार्क्स के आसपास, 8 से 10 मार्क्स के आसपास, उनके ऑडिट में नहीं है। तो कई लोग दोनों तीनों कोर्स करते हैं तो उनका भी पर्पस सॉल्व हो रहा है। ओके, एंड ये किताब खत्म नहीं हुआ है, सीएमए फाइनल में फिर से लॉ में भी इसके अंश पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के लिए। यानी दिस इज ऑल्सो आस्क्ड अगेन इन सीएमए फाइनल एंड इवन इन सीए फाइनल ऑडिट पेपर। सी मतलब ये चैप्टर अब देखो पीछा ही नहीं छोड़ेगा, सीए फाइनल ऑडिट पेपर में वापस 5 से 8 मार्क्स का इस चैप्टर से आ जाता है। पहले ये सीए फाइनल लॉ पेपर में हुआ करता था ये बुक, ये जो पूरा रेंज है सेक्शन 138 से 148 का पूरा रेंज, दिस वाज अर्लियर इन द लॉ पेपर ऑफ सीए फाइनल बट इट वाज ट्रांसफर्ड टू सीए इंटर। अगर आप कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं तो भी इसको लिख लीजिए, ताकि बाई चांस, यूजुअली क्या होता है कि एक कोर्स होने के बाद आप दूसरा कोर्स करने का सोचते हैं तो भी पिक्चर क्लियर है। और एक चीज लिखा नहीं हो जिसको सुन के कई लोग के चेहरे पे हंसी आ जाती है, बीकॉम में भी है ये चैप्टर, आई थिंक इन द लास्ट सेमेस्टर या लास्ट लेवल पर। तो दिस इज सेक्शन 138 टू सेक्शन 148। तो ऑडिट के बारे में अगर मैं बोलूं, ये हार्डकोर ऑडिट नहीं है। दिस डिस्कशन, दिस बुक इज एक्चुअली नॉट द ऑडिट बुक। हाँ, ऑडिट के सिलेबस में है, पर ये कंपनी लॉ से इन्फ्लुएंस्ड वाला बुक है। जो ऑडिट का मेन बुक है, जो 2 बुक्स आपको मिली हैं, वो भी विद इन अ वीक विल स्टार्ट, बट ये 15 मार्क्स का आता है, तो वी श्योरली वांट टू टारगेट दिस। इट्स ए लॉ,
वाले बच्चे का भी सिक्योरिटी हो जाता है, सीए जो कर रहे होते हैं, ऑडिट का भी, सीएस वाले में लॉ में है एंड सीएमए में ये ऑडिट सब्जेक्ट में है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इन द सीएमए ऑडिट पेपर। तो इफ यू डू दिस प्रॉपरली आपका सिक्योर्ड है ऑडिट, क्योंकि उनके ऑडिट कम मार्क्स के हैं। बट सीए में क्योंकि 100 मार्क्स ऑडिट है एंड इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो इसमें 2-3 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बिफोर आई गो इनटू द डिटेल्स। 2 चीज या 3 चीज जो मैं लिखवाऊंगा आपको, और लिखना है फर्स्ट पेज में इटसेल्फ। इन ऑडिट पेपर लॉ वाले बच्चे 1-2 मिनट बैठेंगे। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मैंने लॉ में भी इतना लर्निंग पर नहीं बोला। ऑडिट में मार्क्स कम क्यों आता है लोगों का सीए के एग्जाम्स में, खासकर सीएमए ऑडिट इज इजी, सीए के एग्जाम्स में कम क्यों आता है? बिकॉज वो अपनी भाषा में लिखने चाहते हैं, और वो अपनी भाषा आप जानते हैं किस लेवल की होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो बुक की लैंग्वेज में फोकस करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होमवर्क जहां पे मैं कुछ बोलूंगा प्रैक्टिस करो आफ्टर लर्निंग, मेरे संग जो आप लिखते हैं वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कहलाता। कई लोग सोचते हैं टीचर्स के संग क्लास नोट्स हम मेंटेन कर ले, हो गया मेरा 3 कॉपी भर गया, मैंने 3 कॉपी लिख ली। नॉट एट ऑल। बल्कि जो मैं पीरियोडिक टेस्ट ले रहा हूं, मैंने 2 टेस्ट के पेपर्स चेक करके भेजे भी, तीसरा चेक का भी मैंने 20 दिन से चेक नहीं किया, कर लूंगा। तो वो पेपर्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो मेरे संग कॉपी करते हैं बोर्ड से, दैट इज जस्ट प्योरली कॉपिंग। राइटिंग प्रैक्टिस डजंट मीन एट ऑल कॉपिंग विद द टीचर, इट इज इंडिपेंडेंटली, मेरे बिना आप याद करके लिखें, दैट इज एक्चुअली द राइटिंग प्रैक्टिस। आप लोग सोचते होंगे मेरे फ्रेंड कर्नाटका में पढ़ रहा है, सपोज बैंगलोर में पढ़ रहा है, चेन्नई में पढ़ रहा है, उसकी 7 कॉपी लॉ की भर गई, वो तो टीचर्स ने बुक वापस लिखवा दिया वापस। आपने याद कर करके अगर टेस्ट दिया है, एनालिसिस किया है, दैट इज एक्चुअली द राइटिंग प्रैक्टिस। ये लॉ के लिए भी एप्लीकेबल है। होमवर्क प्रैक्टिस आफ्टर लर्निंग। थर्ड, प्रैक्टिकल अप्रोच टू द सब्जेक्ट। इसका मतलब आप जब ऑडिट पढ़ रहे हो उसको किसी भी तरीके से थ्योरी पेपर मत समझिए, बिकॉज थ्योरी समझते ही आपका इंटरेस्ट वहां ड्राई हो जाता है एंड यू डोंट वांट टू फोकस ऑन दैट। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, तब आप बेटर समझ पाएंगे ऑडिट पेपर के बारे में। इनफैक्ट आपको लगेगा अरे वाह, मेरे चाचा जी भी यही करते होंगे। चाचा जी का छोड़िए, अरे रिलायंस में ये होता है, आईटीसी में यही होता होगा सर जो बता रहे हैं, और लगता है ऐसा ही होता होगा। तो आप चीजें जल्दी समझ में आने लगेगी, आप उसको कोरिलेट करेंगे और चीजों को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। I have my students who are working in EY। अब वो EY में पार्टनर बन गए हैं, कई लोग बोलते हैं नॉट पार्टनर, सॉरी, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। इनफैक्ट आप लोग का इंटरव्यूज भी मेरे स्टूडेंट्स लेते हैं। सर नाम बताइए, आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज दैट। मुझे पता है, मेरे से 2005 में पढ़ते थे, आई स्टार्टेड इन 2001। 2005 में, 2006 में मेरे स्टूडेंट्स थे, बैग आप ही की तरह लटका के आते थे, एंड नाउ दे आर टेकिंग योर इंटरव्यूज। मेरे पास कई बार कंप्लेन भी आता है, सर मैंने पूछा था ट्यूशन कहाँ से लेता है, और उसके बाद भी आपने कॉन्सेप्ट दिया, वो आंसर सुना पा रहा है, पर उस आंसर में उसके कॉन्फिडेंस नहीं है। कई बार आप आंसर्स बोलने लगते हैं इंटरव्यू में, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप उसको और अच्छे से समझेंगे। सो आई नो मेनी पीपल हु कैन राइट वेल बट कैन नॉट स्पीक वेल। दोनों चीज अच्छा करना पड़ेगा, बिकॉज आर्टिकलशिप के लिए जब आप ऑडिटिंग फर्म्स के पास जाएंगे, और अगर मैं बिग फोर्स की बात करूं, PwC नाम सुन के रखो, सबका सपना होता है मैं एक दिन जाऊंगा, EY, Deloitte, KPMG। अब तुम बोलोगे सर इस फर्म का क्या लेवल है? सारे अच्छे हैं, बट ये 4 इंटरनेशनली, जिसका ऑफ कोर्स इंडिया में भी ऑपरेशंस हैं, दीज आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑडिट फर्म्स इन द वर्ल्ड। ओके, तो देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच टू द सब्जेक्ट रखोगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा, एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ लास्ट। मैंने लॉ में कभी नहीं बोला इतना, क्योंकि लॉ में हम लोग एग्जाम से ज्यादा कर लेते हैं। सर तो ऑडिट में कम करने वाले हैं, ऑडिट में भी बहुत करने वाले हैं, पर ऑडिट में क्या होता है ना, ये क्वेश्चन आने से आंसर पर्टिकुलरली इसी टाइप का होगा, वो अगर देखा हुआ होता है तो आप एग्जाम में वर्ड टू वर्ड लिख पाते हैं। तो एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ लास्ट 6 टर्म्स बोला मैंने सिर्फ। एंड ये जब मैं बोल रहा हूं एग्जाम क्वेश्चन आंसर ऑफ लास्ट 6 टर्म्स, ये मैं फुल पेपर की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप चैप्टर वाइज जब ऑडिट की प्रिपरेशन करते हो, यू नो यू आर वेरी कंफर्टेबल, बट फुल पेपर में मिक्स्ड बैग आता है। क्वेश्चन 3A इस चैप्टर से, 3B उस चैप्टर से, तो आपको टोटली एज अ फुल पैकेज सब्जेक्ट कितना आता है ये असेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं ऑडिट का ज्ञान नहीं दूंगा अभी, क्योंकि इट्स अ कॉमन टॉपिक, लॉ एंड ऑडिट बोथ। सो आई विल बी स्टार्टिंग विथ
द लॉ पेपर, लॉ पोर्शंस टुडे जो ऑडिट में है। पांचवा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स यूजुअली भूल जाते हैं, दैट इज लॉ अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए ऑडिट पेपर में। इसीलिए हमेशा बोलते हैं ऑडिट की पेन ड्राइव मत शुरू करिए। सर मैंने अभी भी यही वाला क्लास देख रहा हूं, बंद कर दीजिए। अगर आपने लॉ का कम से कम 15-20 क्लास नहीं देखा है, अरे 5 क्लास भी अगर देखा है तो आप कर सकते हैं। इफ यू हैव डन 4 to 5 क्लासेस ऑफ लॉ, पेन ड्राइव या मोबाइल ऐप या गूगल ड्राइव लिंक, तो इस क्लास को करिएगा। क्योंकि आपने कभी सुना है डेफिनेशंस, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, ये वर्ड सुने हैं ना आपने? कंपनी का मतलब जानते हैं आप? आपने कभी सुना है शेयर होल्डर्स मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, शेयर स्पेशल रेजोल्यूशन, तो आप ये क्लास कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग में जो आप डिसीजन लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज बोर्ड रेजोल्यूशन, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं, ये क्लास कर सकते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग यू नो व्हाट इज ओआर, व्हाट इज एसआर, आई एम अज्यूमिंग यू नो व्हाट इज टाइप्स ऑफ कंपनीज, आई एम अज्यूमिंग यू नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव इन कंपनी लॉ, ये डेफिनेशंस वाले क्लास में था। आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग दैट यू नो द डेफिनेशन ऑफ KMP, की मैनेजरियल पर्सोनेल, MD, ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ये सारे शब्द आप जानते हैं। आप जानते हैं OPC, वन पर्सन कंपनी का मीनिंग, स्मॉल कंपनी का मीनिंग, डोरमेंट कंपनी का मीनिंग। सर पूरा लॉ सिलेबस बोल डाला आपने? यस, बिकॉज ये सेक्शन करने के पहले 139 आपको ये सारे वर्ड्स जो मैंने अभी यूज किया है, OR, SR, ये वापस मैं नहीं समझाऊंगा। इसलिए हम लोग ऑडिट के पेन ड्राइव में कुछ डेफिनेशन क्लास भी डाल देते हैं अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ ऑडिट लिया होता है, सो दैट ही कैन वॉच दीज क्लासेस एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड द टर्म्स। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं टाइप्स ऑफ कंपनीज आपको पता है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको OR, SR ये सब पता है, आपको कंपनी लॉ का स्ट्रक्चर पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स समय समय पर रूल्स लाता रहता है, और कई फॉर्म्स ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास हमें ऑनलाइन जमा देना पड़ता है MCA पोर्टल पर, ई फॉर्म्स बोलते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये सारी चीजें आपको पता है। और फॉर्म्स जो होते हैं वो शॉर्टकट होते हैं, ADT, ऑडिटर्स के जो फॉर्म्स आज आप पढ़ोगे ADT कुछ दिखाई देगा। तो मैंने भूमि पूजन करवा दिया। सर अकाउंट्स टीचर्स की क्या चीज यहां पे ऑडिट में काम आते हैं? AS सुना आपने? AS इंड AS, उसके कुछ अंश ऑडिट पेपर में आएगा, कुछ नहीं बहुत सारे, मतलब 10 मार्क्स आपके अकाउंट्स पेपर्स का भी ऑडिट में आता है। सर यानी कि ऑडिट पेपर जो है वो 25 मार्क्स बना है, 15 मार्क्स बना है लॉ पेपर से एंड 10 मार्क्स बना है अकाउंट्स पेपर से। यानी ऑडिट पेपर CA का अगर मैं बोलूं सिर्फ 75 मार्क्स का ही है, 15 और 10 तो दूसरे सब्जेक्ट से आए हैं। यस, 75 मार्क्स इनका हार्ड कोर ऑडिट है जो हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, दैट इज द फर्स्ट क्लास, सेक्शन 139, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, एंड सेक्शन 141 इसके संग थोड़ा लिंक करूंगा, पर आज का क्लास है 139। नाउ बिफोर आई गो इनटू दिस, मैं यहां पर एक PPT और यूज कर रहा था। यस, डिड आई सर्कुलेट दिस इन योर ग्रुप? लेट मी चेक। वो जो एक अलग अलग ग्रुप सेंटर के बहुत सारे बने हुए हैं, क्या मैंने ये सर्कुलेट कर दिया है? आपको नहीं किया है? अभी कर देता हूं, आई विल डू इट इन 1 मिनट। यस, किसी को नहीं मिला हो तो मंगवा लो, ग्रुप में डाल रहा हूं। ये फिर से आपको हार्डकोर ऑडिट के समय पढ़ाऊंगा, बट आई रियली वांट टू टच लिटिल बिट ऑफ इट बिफोर आई गो इनटू डिटेल्स। और ये नई भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत क्लियरली विजिबल है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑडिट? ऑडिट शब्द से आप क्या समझते हैं? एक फ्रेंड बोला सर हम लोग 15 फ्रेंड्स रेस्टोरेंट गए, बहुत खाए सर, बिल आया 5500। जब मैं पे कर रहा था तो और एक फ्रेंड बहुत होशियार था सर, वो पता है मेरे को क्या बोलता है? ए रुक रुक रुक, मुझे दे, मैं थोड़ा टोटल कर लूं बिल का। टोटल करके बोलता है बरोबर बरोबर, पेमेंट कर दो। और एक फ्रेंड बोलता है रुक रुक रुक, मैं देख लूं जो आइटम्स हमारे टेबल पे आया है वो ही जोड़ा गया है ना। बोला हाँ आइटम सेम है। और एक फ्रेंड बोलता है रुक रुक, आइटम्स का क्वांटिटी भी चेक कर लूं। आप समझ रहे हैं क्या है? ऑडिटिंग इज नॉट ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, सिर्फ टोटलिंग करना इज नॉट ऑडिटिंग। ये होटल का बिल तो एक एग्जांपल दिया मैंने, सिर्फ टोटल कर लेना ऑडिटिंग नहीं है। तो ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग में बहुत बड़ा स्कोप होता है। यहां पर एक
अनबायस्ड पर्सन, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक ऐसा शख्स जो अनबायस्ड हो, जो बायस्ड ना हो, जो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। इंग्लिश में एक वर्ड बोलेंगे अभी, सिर्फ सुनते रहो। एक इंडिपेंडेंट पर्सन, शब्द क्या यूज किया मेरे से, आप लिपसिंग करते रहिए पढ़ते पढ़ते। एक इंडिपेंडेंट पर्सन, ऑडिट में एक इंडिपेंडेंट पर्सन सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से प्रोसीड्यूर्स होते हैं कुछ इंटरनेशनली जो भारत में भी फॉलो किए जाते हैं। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से, ये सिस्टमैटिक समझाऊंगा हार्डकोर ऑडिट में पूरा 15-20 मिनट, अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। एक सिस्टमैटिक तरीके से इंडिपेंडेंटली वो एग्जामिन करता है कंपनी के कैश बुक, लेजर, जर्नल्स, यानी कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करता है। मैं कंपनी की ऑडिट की बात कर रहा हूं, ओके। और सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं, कंपनी के और भी डॉक्यूमेंट्स, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, मिनट बुक शेयर होल्डर्स मीटिंग में होते हैं। कंपनी अगर कोई डिपॉजिट्स लोगों से ली है तो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स, यानी वो सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड से नहीं, वो कोई भी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड कंपनी का चेक कर सकता है। तो ऑडिटर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक कर रहा है सिस्टमैटिक तरीके से, वो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स चेक कर रहा है, एसेट्स लायबिलिटीज को देख रहा है, एक्सपेंस इनकम को देख रहा है, क्या कंपनी से रिलेटेड एक्सपेंस है ना, या एसेट कंपनी के ही है ना, टाइटल वाइटल, या बस दूसरों के एसेट को अपने बैलेंस शीट में दिखा रहा है। आप समझ रहे हैं ऑडिटिंग का मतलब? इसलिए जो कई लोग बोलते हैं सर ऑडिटिंग ना चेक कर लिया, सारा बैलेंस वैलेंस सही है। नो 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 नो, इट इज अ वेरी ब्रॉड स्कोप। वो इंटरनेशनली जो प्रोसीड्यूर सेट है, इंडिया में भी उसको फॉलो किया जाता है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस को, जिसको हम लोग लाइफ में कभी पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एसए बोलते हैं, साउथ अफ्रीका नहीं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग सिस्टमैटिक, सर सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं अपने आप को पूछो, सर एक प्रॉपर प्रोसीड्यूर होता है जो इंटरनेशनली भी फॉलो होता है, भारत में भी फॉलो होता है कंपनीज को ऑडिट करने के समय। सर इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, सर जो ऑडिटर होता है वो अनबायस्ड पर्सन होता है। वैसे इंडिपेंडेंट का अलग एक विस्तार मीनिंग है, वो हार्डकोर ऑडिट में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये किया जाता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, नॉन फाइनेंशियल आइटम्स का, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। सर क्यों करते हैं? ताकि ओपिनियन दे सके ऑडिटर। ऑडिटर क्या दे सके? ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लैंग्वेज ध्यान से सुन रहे हो, आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। आई डिड नॉट से ट्रू एंड करेक्ट व्यू, मैंने क्या बोला? ट्रू एंड फेयर व्यू। जो लोग लॉ पूरा पढ़ चुके हैं, सर ऐसा हमने अकाउंट्स क्लास में, लॉ में जो अकाउंट्स रिलेटेड सेक्शंस थे, ऐसे वर्ड्स पढ़े हैं। यस वही है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाया जा रहा है, जिसका मतलब कि आप जो भी आपका कंप्लायंस सिस्टम है कंपनी का, अगर कंपनी है तो बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एएस इंड एएस को फॉलो करके बने हैं, शेड्यूल 3 के अनुसार बना है, ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर्स हुए हों ताकि इन्वेस्टर्स को या जो भी कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट को यूज करता हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कौन करता है? इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, फाइनेंसर्स यूज करते हैं, गवर्नमेंट भी उसको देखता है, सबको मतलब अच्छा लगे और कोई धोखा ना खाए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, इसलिए एक ओपिनियन दिया जाता है। एंड एक शब्द आप देखोगे वहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्या लिखा हुआ है स्लाइड पर आप देखोगे, रीजनेबल अश्योरेंस। यानी कि ऑडिटिंग कभी भी गारंटी नहीं होती है। ऑडिटिंग इज नेवर अ गारंटी कि हमने ऑडिट कर दिया अब एकदम एकदम सब कुछ 100% सही है। ऑडिटर कभी नहीं करता है, वो एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? लिखा हुआ है 70 to 90%, यानी कि हम पूरा अश्योरेंस नहीं देते, 70 to 90%। सर क्यों नहीं दे पाते? जब हम सीए है, पढ़ा लिखा सीए है सर, तो हम पूरा अश्योरेंस क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट बोलते हैं इसको, कि कुछ कुछ चीजें हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। 100% अश्योरेंस कोई नहीं दे सकता। जैसे एक जन के गार्जियन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ज्वाइन कराने आए थे मेरे सेंटर पर व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई थिंक 2003, मतलब यंग मतलब आई जस्ट स्टार्टेड माय करियर इन 2001। तो एक आंटी आई थी और पूछी, बोली पास हो जाएगा ना आपके यहाँ ज्वाइन करके? तो मैंने एकदम कॉन्फिडेंटली बोला आई गिव अ रीजनेबल अश्योरेंस, क्योंकि मैं तो फुल पढ़ाऊंगा, मैं अपना जान दे दूंगा, आपका बच्चा ही अगर नहीं पढ़े तो ये मैं कैसे गारंटी दे दूं कि वो पास होगा? नहीं सर, ये कोचिंग सेंटर पैम्पलेट पे लिखा है 100% गारंटीड सक्सेस एश्योर्ड।
वी डोंट ऑपरेट एट दैट लेवल्स. हम जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, वी गिव अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट यू विल डू वेरी वेल इफ यू फॉलो व्हाट आई से, इफ यू डू. बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो आप ही के कंट्रोल में. तो ऑडिट करने के दौरान कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ गलतियां, कुछ एरर्स, एरर तो होता है अनइंटेंशनली, कुछ फ्रॉड्स वो इंटेंशनली करता है सीनियर मैनेजमेंट या कुछ एम्प्लॉइज. तो कुछ एरर्स, कुछ फ्रॉड्स पकड़े जाएंगे ही नहीं. सर कैसे? इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ऑडिटर भी तो इंसान है, ह्यूमन जजमेंट है, नहीं पकड़ पाया. एंड ऑडिटिंग में आपको एक चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, एक एक बिल चेक नहीं होता है. कंपनी में 1 लाख इनवॉइस है, ऑडिटर एक एक बिल नहीं चेक करता है. सर आलसी है क्या? एक एक क्यों नहीं चेक किया? संभव नहीं है बड़ी बड़ी कंपनियों में. सैंपलिंग, स्टैटिस्टिक्स में सैंपलिंग वर्ड सुना है? कुछ आइटम्स पिक किए जाते हैं, सैंपल के बेसिस पर पूरे पॉपुलेशन का एक ओपिनियन फॉर्म किया जाता है. तो ये भी एक रिस्क है. हमने जो सैंपल चेक किया, हमने जो सैंपल उठाया, उसमें गलती नहीं थी, पर जो आइटम्स हमने चेक नहीं किए, बाद में पता चला उसमें बहुत सारी गलतियां हो गई. तो इसीलिए बोलते हैं कि 100% अश्योरेंस नहीं दिया जाता. मैं 2 मिनट चुप हो जाता हूं. हाँ सर हो जाइए, बहुत बोल रहे हैं आप. तो आखिर ऑडिटिंग क्या है? एक बार अपने आप से पूछो, मैं आपके संग रीड करूंगा और आपको बैकग्राउंड पॉइंट्स बताऊंगा हर पॉइंट के बारे में. लेट अस स्टार्ट. ओके. ऑडिटिंग इज सिस्टमैटिक. हम सिस्टमैटिक क्यों बोला इसको? क्योंकि इसमें प्रोसीड्यूर्स फॉलो करके, जो इंटरनेशनली प्रोसीड्यूर्स है, भारत में भी फॉलो होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जिसको बोलते हैं, वो फॉलो करके ऑडिट किया जाता है. इंडिपेंडेंट क्यों बोला जाता है ये आप समझ जाओगे और 2 क्लास बाद, कि जो ऑडिटर होता है वो अनबायस्ड होता है, उसके डिसीजंस किसी के अधीन नहीं है, वो लोगों को कभी भी बायस लगे भी नहीं बाहर से भी. ये आपको समझ में आएगा आफ्टर यू डू सेक्शन 141 स्पेशली. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. ओके. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बाद स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम. एक्चुअली ऊपर सब आ ही गया वैसे तो. अब चाहे कोई भी कंपनी हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, एलएलपी, उसका भी अगर ऑडिट होता है तो ऑफ कोर्स उसमें भी ये सब चीजें चेक होंगी. सर ऑडिटिंग तो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का होता होगा ना? नो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का भी ऑडिट होता है. ओके. एंड ऑब्जेक्टिव इज टू गिव रीजनेबल अश्योरेंस, नॉट अ गारंटी, नॉट एन एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट अश्योरेंस मतलब क्या होता है सर? 100% गारंटी कि सब कुछ सही है. इसको बहुत डिटेल में करवाऊंगा, एक एक शब्द अपने आप में एक चैप्टर है. अभी एक भूमि पूजन चल रहा है, एक आइडिया मिल रहा है आपको कि आखिर, क्योंकि हम आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन 139, तो वी मस्ट नो व्हाट आर दीज अबाउट. ट्रू एंड फेयर व्यू में क्या क्या आ गया सर? एएस फॉलो हुआ है, इंड एएस फॉलो हो गया, शेड्यूल 3 एंड फेयर डिस्क्लोजर्स भी सारे आ गए. और क्या बोल सकता हूं? कोई ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट नहीं हुआ है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस. तो एक फुल पेज करता हूं, कोई को अगर लिखा हुआ का फोटो लेना है तो ले सकता है, ताकि बाद में यू कैन फॉलो दिस. वन मोर थिंग, ये जो ऑडिट, ये आपको ये तो पता है कि कंपनी में जरूरी होता है, आप हर साल विद इन 30 डेज ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, सुना होगा आपने, आप अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एओसी 4 में, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आरओसी को जमा देते हैं. एक फॉर्म है एओसी 4. अब एओसी 4 के भी बहुत वेरिएंट्स है, वो हम लोग लॉ क्लास में पढ़ेंगे. बट हैव यू हर्ड? यानी ऑडिट रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जो होता है. सर कॉस्ट अकाउंटेंट या सीएस लोग ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे सकते. मैं बात कर रहा हूं स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनी लॉ के अंदर जो है. सीएस लोग भी एक ऑडिट देते हैं,
उसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट, वो दूसरा है, वो लॉज से रिलेटेड है। कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी एक ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, वो है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। बट हमारा जो पूरा डिस्कशन है सेक्शन 139 से लेकर 147 के रेंज तक, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर से रिलेटेड है। 148 जो है वो कॉस्ट ऑडिटर से रिलेटेड है। सर सेक्रेटरियल ऑडिट का बता दीजिए, मैं सीएस भी कर रहा हूं, वो अलग सेक्शन है, सेक्शन 204, वो अभी आपके सिलेबस में अभी नहीं है इस क्लास में। तो डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये पूरा डिस्कशन जो कर रहे हैं, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट जो हम लोग सुनते हैं कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद आरओसी जो हम लोग जमा देते हैं, ये उसकी बात हो रही है, और ये बाय सीए होगा, ओनली कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सर सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट को ये क्यों पढ़ा रहा है सिलेबस में? कानून सबको पढ़ना पड़ता है। कई ऐसी चीजें हैं जो सीएस करता है पर सीए स्टूडेंट भी पढ़ता है, कई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट्स करते हैं, वो सीए और सीएस भी पढ़ते हैं। तो समझ में आ रहा? मन में वो मत ला रहा हम उन लोग का क्यों पढ़े, सीए लोग का पढ़ाई के बारे में हम क्यों जाने। आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं अपने सीएमए के सिलेबस में, और ये आपको बोला जा रहा है दैट यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर पोर्शन। इनफैक्ट 15 मार्क्स का आता है सीएमए में। ओके, तो ये पूरा डिस्कशन 139 से 147। सर आप तो बोला था कि 148 तक कुछ बोल रहा था, 148 तक है सिलेबस में, पर 148 इज विद कॉस्ट ऑडिट, 138 इंटरनल ऑडिट, वो अलग चीज, अभी नहीं बोल रहा हूं। तो पहले बैकग्राउंड रेडी हो गया आपको, दैट व्हाट इज एन ऑडिट, डिड यू अंडरस्टैंड? ये ऑडिट रिपोर्ट आरओसी के पास जाती है, ऑडिट रिपोर्ट सर्कुलेट भी होता है, आपको ये भी याद होगा शेयर होल्डर्स के पास एनुअल रिपोर्ट आता है जिसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट भी रहता है। तो दोज थिंग्स वी नो, ये सारी बातें हम जानते थे। सर तो अब हमें एक्स्ट्रा में क्या जानना है? अब हम चैप्टर शुरू करेंगे कि जो सीए अपॉइंट होते हैं एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट होते हैं एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो कैसे अपॉइंट होते हैं, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर ऑफ अपॉइंटिंग देम। अब हम लोग ये सब देखने वाले हैं। इज इट ओके? चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये है सेक्शन 139। सेक्शन 139 हेडिंग दिख रहा है आपको, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो आज मैं डिफिकल्ट पार्ट कराऊंगा पहले। सर पहले इजी करा दीजिए। नो 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 नो, पहले डिफिकल्ट पार्ट कराऊंगा आज, वो समझ में आ जाएगा। तो इजी पार्ट तो बहुत इजी है, बट आई एम गोइंग टू डू द डिफिकल्ट पार्ट टुडे। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब हम एज एन ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो जैसे ना कुछ क्वालिफिकेशन होता है, मतलब कि सीए चार्टर्ड अकाउंट एक ऑडिटर हो, एक ऑडिटर को क्या होना चाहिए? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पर कैसा सीए? तुम सीए फाइनल पास कर लिए, तुम बन जाओगे ऑडिटर? हाँ सर अब तो बन ही जाएगा। नो 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 नो, सीए फाइनल पास करने के बाद कुछ ट्रेनिंग वेनिंग है, उसके बाद तुमको एक सीओपी लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर मतलब क्या था बताएंगे? आप जब सीए पास कर लेते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक फ्रेंड बोलता है मैं अपना प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं ना सोच रहा हूं आईटीसी से ऑफर आया हुआ है मेरे पास 40 लाख का, वो ज्वाइन कर लूं। वो बोलते हैं सीए इन एम्प्लॉयमेंट, सीए इन सर्विस। और सीओपी मतलब कि तुम किसी का ऑडिट करोगे, कई कंपनियों का ऑडिट करोगे, उस पर एक मैक्सिमम लिमिट है। तो ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। दो रास्ते हैं सीए के पास। तो यहां पर ध्यान से सुनो, जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरा कर लिए, तुमने अपना फॉर्मेलिटीज पूरा कर लिया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लिया, तुम बन सकते हो, यू आर क्वालिफाइड। रुक जाओ, अब एक लिस्ट दिया हुआ है सेक्शन 141 के अंदर, जो अगले एक दो क्लास बाद या एक क्लास बाद करोगे। तुम सीए हो, हां सर, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। आज की क्लास ध्यान से सुनना, वो लिंक ग्रुप में आएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके फिर सुन लेना जहां वीक एरियाज लगे। तुम सीए हो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, यस सर, बट तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। मतलब जैसे बोलते हैं रेस में तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए, तो वैसे ही एक सेक्शन है 141, उसमें डिस्क्वालिफिकेशंस का लिस्ट दिया हुआ है कि ऐसा ऐसा शख्स ऑडिटर नहीं बन पाएगा। सेक्शन 141 में एक लंबा लिस्ट दिया हुआ है, ये शख्स ऑडिटर नहीं बन पाएगा, वो शख्स ऑडिटर नहीं बन पाएगा। यानी कि 139 में अपॉइंटमेंट के पहले चेक वेदर, मतलब बहुत कुछ है पर उसमें एक वन ऑफ द चेक ये है, अ सीए होल्डिंग सीओपी
is qualified under section 141 and also not disqualified, कि सेक्शन 141 में ही कुछ वो दिया हुआ है कि उसके अंदर वो डिसक्वालिफाइड तो नहीं हो गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक है जबकि तुम किसी को स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाने जा रहे हो। ये एंड अदर फॉर्म अदर पॉइंट्स ऑल्सो, अदर पॉइंट्स अभी आज पढ़ने वाले हो आप धीरे धीरे। पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप डिसक्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं है। अगर आप डिसक्वालिफाइड हो गए हैं तो आप ऑडिटर नहीं बन पाओगे उस कंपनी का। आगे बढ़ो, ठीक है सर, बैकग्राउंड क्लियर हो गया कि ऐसे ऐसे ऑडिटर लोग अपॉइंट होते हैं, मतलब ये बेसिक चीज है। अब जब मैं बोल रहा हूं कि तुम सीए बन गए, तुम प्रैक्टिस में जाओगे, रास्ते दो हैं, या तुम सर्विस में जाओगे। अब तुम प्रैक्टिस में जब जाना चाहते हो उसमें भी दो रास्ते हैं। इसका मतलब इंडिविजुअल नाम से तुम प्रैक्टिस करोगे, या तुम फर्म के नाम से करोगे, या कोई इंडिया में एलएलपी बनाओगे। ओके, ये भी लिख लीजिए। तुम जब प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, या तो तुम अपना इंडिविजुअल, तुम्हारा कोई के संग पड़ता नहीं है, झगड़ालू स्वभाव के रहो बचपन से, तुमको पता है फर्म नहीं बनाएंगे झगड़ा हो जाएगा, या तो तुम फर्म बनाओगे 2-3 फ्रेंड्स मिलकर, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये वर्ड नया नहीं है, लॉ में सुना है आपने, जो इंडियन एलएलपी के अंदर रजिस्टर्ड हो। फॉरेन एलएलपीज नहीं चलेगी सर। पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ये सब तो फॉरेन की कंपनीज है, ये यहां ऑडिट कैसे करती है? इनका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि वो इंडिया में अपनी स्ट्रक्चर्स, पीडब्ल्यूसी हैदराबाद, पीडब्ल्यूसी बैंगलोर एलएलपी ऐसे बना रखे हैं। वरना आप गूगल करोगे तो दिखेगा पीडब्ल्यूसी तो इंटरनेशनल है, पर वो अपना ऑडिट करने के लिए इंडिया में जो कंपनीज का ऑडिट करते हैं उन लोग, बड़े बड़े कंपनीज का, इंडिया में उन्होंने इन तीनों स्ट्रक्चर में से एक को अडॉप्ट कर रखा है। मोस्ट कंपनीज आर नाउडेज, मोस्ट फर्म्स आर नाउडेज प्रेफरिंग दिस इंडियन एलएलपी मोड। तो जो आपके मन में ख्याल आता है वो मेरे को पहले से पता है सर, सच्ची में मन में ख्याल आया था, मैंने गूगल भी कर लिया था। पीडब्ल्यूसी तो एक फॉरेन है, फॉरेन ब्रांड वाली चीज है, वो यहां पर एंटिटी है, वो कैसे कर पा रही है? फिर ऐसे कर पा रही है, ये रास्ता है। तो आपको पता चल गया सीए बनने के बाद दो रास्ते हैं, और अपॉइंटमेंट जब 139 के अंदर हो रहा है तो ये बेसिक चेक मुझे पहले कर लेना पड़ेगा। मैं डिसक्वालिफाइड तो नहीं हूं 141 के अंदर। और 141 में एक और बात भी लिखी हुई है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने कंपनीज का ऑडिट कर सकता है। मैं 141 आज नहीं पढ़ा रहा हूं, पर कुछ भूमि पूजन कराना पड़ेगा, अंदर ये सब वर्ड्स आने वाले हैं। एक सीए कितने कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी का ऑडिट कर सकता है एट ए टाइम? पूरे लाइफ टाइम की बात नहीं कर रहा हूं सर, इस पे लिमिट लगाने का क्या दरकार था? अगर लिमिट नहीं लगाएगा गवर्नमेंट तो आप तो लेते जाएंगे, बस साइन करते जाएंगे बिना पढ़े पढ़े उसके रिकॉर्ड्स को, और काम का क्वालिटी खराब हो जाएगा। इसलिए एक लिमिट लगाया जाता है कि एक सीए फर्म मैक्सिमम कितने कंपनीज का ऑडिट कर सकता है, एक लिमिट लगाया गया है। सर क्या लिमिट है सर बताइए ना। अगर इंडिविजुअल सीए है तो उस केस में 20। सर अगर फर्म है तो, अगर फर्म है तो 20 पर पार्टनर, यानी अगर फर्म में 3 पार्टनर्स हैं तो 60 कंपनी ऑडिट्स ले सकते हैं आप। ओके, एलएलपी में भी 20 पर पार्टनर। अब इसमें कई एक्सेप्शंस भी हैं कि 20 में कौन सी कंपनीज आती है नहीं आती है, पर एक रफ आइडिया मिल गया। व्हेन आई से द लिमिट्स ऑन द कंपनी ऑडिट्स इन सीए इन कंपनीज एक्ट, कि एक सीए फर्म मैक्सिमम एट अ टाइम, एक साल में मैक्सिमम कितने कंपनी का ऑडिट कर सकता है। सिर्फ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑडिट्स पर लिमिट्स है, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स पर। सर इंडिविजुअल अगर है तो 20, सर 3 पार्टनर्स हैं तो वो फर्म 60 कर पाएगा। रफ आइडिया दे रहा हूं, इसकी डिटेलिंग होगी। सर एलएलपी में 4 पार्टनर्स है, 20 × 4 80। और इसमें भी कुछ और एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, जो एक्सक्लूडेड कैटेगरीज में आएगा वो जुड़ जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, 200 को गिनने के समय ये को काउंट नहीं करते हैं। याद आ रहा है? एम्प्लॉय मेंबर्स, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स, बचपन की बात है ना। वैसे ही 20 कंपनीज पर पार्टनर में कुछ कुछ दिया हुआ है, ये काउंट नहीं करते हैं, तो वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं आपको। तो एक रफ आइडिया मिल गया, क्योंकि ये भी मेरे डिस्कशन में आज आने वाला है। तो मैंने सारे प्रेमाइसेस पहले क्लियर कर लिए। लंबा सांस लो एक बार।
जब हम किसी को ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं, पहले देखो सीए है, सीओपी है, 141 के अंदर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, और वो कितना कंपनी ऑडिट्स ऑलरेडी कर रहा है, सर 19 कर रहा है, तो आपका वो ले सकता है कि लिमिट्स क्रॉस ना हो जाए। सर अगर फर्म है और वो ऑलरेडी 59 कर रहा है, आपका वो ले सकता है। 3 पार्टनर्स है ना फर्म में, 60। सर अगर 4 होते तो मल्टीप्लाई करना आता ही है। एकदम ईजी हो गया चीज। अब हम लोग आगे जाते हैं। ध्यान से सुनना। सर एक बात बताइए, जब हम ऑडिटर अपॉइंट करते हैं सर, व्हेन आई अपॉइंट द ऑडिटर, तो उसको कितने टर्म के लिए अपॉइंट करते हैं? जैसे आपको पता होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने टर्म के लिए होता है? 5 इयर्स। उसी तरह एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब जो हम लोग नेक्स्ट पूरा डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन 139 का, 2 भाग में मैंने बांट दिया है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब द यूजुअल कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनी। एंड आई एम अज्यूमिंग यू नो व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, इसीलिए बोला था लॉ के डेफिनेशंस क्लास को कर लो। अब मैं नहीं बताऊंगा, तो वापस ध्यान से सुनो। एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अगर मैं बात करता हूं जो, और सिर्फ सुनो पहले, अगर एक इंडिविजुअल को चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपॉइंट किया जाता है, कि इंडिविजुअल को, सपोज अमित बच्छावत, सपोज मैं सीए हूं, अरे हूं, आई एम सीए एज वेल एज सीएस, तो सीए में नहीं पढ़ा हुआ हूं, तो मैं एक सीए हूं, मैं सपोज सीओपी है मेरे पास, ओके, तो मेरे को 1 टर्म के लिए अपॉइंट किया जा सकता है कंपनी में। 1 मिनट सर, समझ गए? 1 साल? शट अप। 1 टर्म का मतलब है 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स लगातार मैक्सिमम, मतलब टेन्योर इज एक्चुअली 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 5 साल तक मुझे अपॉइंट किया जा सकता है। और ये 5 साल काउंट कैसे होते हैं पता है? सिर्फ सुनो पहले। फर्स्ट एजीएम जहां मुझे अपॉइंट किया गया है, वहां से लेकर 6th एजीएम तक मैं होल्ड करूंगा, 6th एजीएम के कंक्लूजन तक। सर समझ में नहीं आ रहा है। लुक एट द स्लाइड वंस। लुक हियर एवरीवन, सबको को दिख रहा है? और अच्छे काम के लिए क्या करना, बाद में सबको ड्रॉ भी कर लेना कॉपीज में। ये फर्स्ट एजीएम में मुझे अपॉइंट किया गया है, ओके। तो इस मीटिंग में मुझे अपॉइंट किया गया है, तो यहां से लेकर ये मेरा फर्स्ट ईयर है, ये मेरा सेकंड है, फिर ये मेरा थर्ड ईयर है, ये मेरा 4th ईयर है, ये मेरा 5th ईयर है। तो टेन्योर एंड्स ऑन द लैंग्वेज, ये आना चाहिए पेपर में, किरण नहीं, अप टू द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। सर इसका इतना आप एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जहां पर एजीएम हुआ उस दिन, जो 6th एजीएम है, पर वो कोई कारण से एडजर्न हो गया। लॉ में सुना है आपने, इसीलिए बोला था लॉ क्लास कर लो। शिफ्ट हो गया, आगे घसक गया, बहुत रॉ अगर मैं बोलूं तो उस दिन भी वो ऑडिटर रहा माना जाएगा, जब तक ये एजीएम खत्म नहीं होता। सर एजीएम वाले दिन शुरू होते ना हटना है ना उसको, नहीं, जब तक वो एजीएम खत्म नहीं होता। तो आप अपने बुक्स में देखोगे, पहले सिर्फ सुनो कि ऑडिटर अपॉइंट होता है फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम अप टू द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम। ये एमसीक्यू में आता है 6th एजीएम, 5th एजीएम, तो बच्चे 5th को टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है सर आप बोला था 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो 50 तो होगा सर। जब मैं एजीएम की बात करूंगा तो 6th बोलूंगा, और ये कैसे है आपके सामने काउंटिंग है। फर्स्ट एजीएम माने जा रहे हैं जिसमें आप अपॉइंट हुए थे, तो यहां से जब 2nd एजीएम तक आप पहुंचोगे कंक्लूजन तक, वो आपका फर्स्ट है, ये आपका 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, एंड ये वर्ड्स मेरे को चाहिए अप टू द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम। तो एमसीक्यू भी संग में इनकॉर्पोरेट कर दिया, लैंग्वेज की शुद्धिकरण भी हो गई। और तुम लोग जो अपना लैंग्वेज में पढ़ते हैं, हाँ या 5 years अंडरस्टूड, ट्यूशन का दरकार नहीं, समझ गए, 5 साल है, इंग्लिश लिखा हुआ, आई गॉट 99 इन ISC CBSE इंग्लिश। इंग्लिश सिर्फ लिटरली लॉ को नहीं पढ़ा जाता है, लॉ को आप एक वाइडर इंटरप्रिटेशन से समझते हैं। दिस इज अप टू द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्ड? तो इंडिविजुअल सीए की मैं बात कर रहा हूं,
वापस आ जाता हूं यहीं पर, ध्यान से सुनना। 5 ईयर्स के लिए इसे अपॉइंट किया जाता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है। और ये 5 ईयर्स का लैंग्वेज कैसे कैलकुलेट होता है? फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ हिज 6th AGM। और हर AGM में फिर आगे से आगे ऐसा होता रहता है। पहले बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? श्योर एवरीवन? ऐसे अपॉइंट होंगे, वो इतना टेन्योर सिखा रहा हूं अभी मैं आपको टेन्योर सिखा रहा हूं, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं आया हूं। इज इट ओके? 5 साल देखा कैसे कैलकुलेट होता है? ये वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके बुक्स है उसमें लिखना कंक्लूजन वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ताकि तुम्हें ये भी पता चले क्या आंसर से नहीं छूटना चाहिए। सो कंक्लूजन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? पक्का ना? तो 1 टर्म के लिए मिला है, ओके। पर आप फर्म को जब देखोगे ना, फर्म FIRM, वो तो था इंडिविजुअल, और फर्म का मतलब यहां पर कॉमा इंडियन LLPs भी है जिन्हें आप CA के रूप में अपॉइंट करते हैं। तो आप फर्म या इंडियन LLPs को जब देखोगे, वहां पे आपको मिलेगा, फर्म एंड इंडियन LLPs के केस में आपको मिलेगा पहले 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। वो लैंग्वेज मेरे संग बोलो, यहीं पे याद करवा दूंगा। फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग अप टू दी, घर से बाहर निकल रहा हूं वीडियो से, अप टू द कंक्लूजन ऑफ दी अप टू द कंक्लूजन ऑफ द 6th AGM। नॉन गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा रहा हूं, सर इतना क्यों बोल रहे हैं? आधे घंटे बाद पता चल जाएगा। सो कंक्लूजन ऑफ दिस AGM इन विच ही इज अपॉइंटेड अप टू द कंक्लूजन ऑफ द 6th बोलोगे। 5 ईयर्स है, पर बोलने के समय वो 6th आएगा, और कैसे आएगा वो भी आपको मैंने दिखाया था। तो फर्म को मैंने 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स दिया। फर्म को 2nd टर्म के लिए भी रीअपॉइंट किया जा सकता है, ओके, इन द सेम कंपनी एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो आज मैंने पहले ही बता दिया, जो CA लोग जो ऑडिट कर रहे हैं। फर्म को 2nd टर्म के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है 5 साल के लिए। सर आप वहां नहीं बताया इंडिविजुअल्स के लिए, वही तो कहानी में ट्विस्ट है। इंडिविजुअल्स को मैंने 2nd टर्म नहीं लिखा, यानी कि एक CA फर्म किसी कंपनी का एक ही बार लाइफ में ऑडिट कर पाएगा, ऐसा भी नहीं बोला मैंने। यहां लिखा है, ध्यान से देखना, such individual cannot be appointed in the same company for 5 years. Okay. Again, नहीं अपॉइंट हो सकते हैं। 5 साल जब ओवर हो जाए, यानी ये 5 साल खत्म हो गए, उसके बाद 5 years तक आप नहीं बन सकते हैं। यानी दे समथिंग कॉल्ड कूलिंग पीरियड। ये 5 years जब खत्म हो जाएंगे, देन ही कैन बिकम। यानी कि 5 साल के बाद, PPT में देखो शायद बेटर ड्रॉ किया होगा, 5 साल के बाद यही वाला चीज है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। कूलिंग पीरियड बोल के एक वर्ड है, यानी कि इस पीरियड के दौरान वो उस सेम कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता। मतलब एक बार दे दिया है, उसे रोक दिया गया है। एक बार तुम अगर 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स फ्रॉम द कंक्लूजन, ये मेरे को टेस्ट में चाहिए का आंसर में, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दिस AGM टू द कंक्लूजन ऑफ द 6th AGM हो जाता है अगर, तो आफ्टर दिस 5 year गेट ओवर, ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड ऑफ 5 years यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन द सेम कंपनी। सेम कंपनी में आप 5 साल तक अपॉइंट वापस नहीं हो सकते एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब आप पूछोगे सर 5 साल के बाद बताइए ना, कूलिंग पीरियड जो है 5 years का, इसके बाद हो सकते हो। After the 5 year gets over, after the cooling period gets over, that individual may be reappointed. यानी बहुत क्लियर है, इंडिविजुअल CA के लिए 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड, सर वो फिर आ सकता है, फिर आ जाएगा 5 साल के लिए। फिर ये 1 टर्म ओवर होने के बाद फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड, सर फिर आ सकता है, फिर आ जाएगा। पर 5-5 साल का कूलिंग पीरियड देने बोला गया है। लॉजिक बता रहा हूं, 4 मिनट रुको। पर फर्म के केस में गुड न्यूज है। फर्म के केस में आप देखोगे, ये PPT में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। फर्म के केस में व्हाट हैपेंस, फर्म के केस में 5 year हुआ, ही कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर 2nd टर्म, फिर यहां कूलिंग पीरियड होता है। यानी आप अपने बुक्स में बना सकते हो,
कि 2 टर्म के बाद, यानी कि 2 बार 5-5 साल का ब्लॉक हो गया, पहले 1 टर्म 2 टर्म, देन कूलिंग पीरियड कम्स इनटू पिक्चर। यानी फर्म या इंडियन एलएलपीज जो हैं वो 5-5 साल यानी 10 साल बोल सकते हो ऐसे बोलने के लिए, बट 2 टर्म्स बोलोगे और 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स ईच, वो जब भोग लेंगे तब 5 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा, उसमें नहीं आ सकते सर। फिर आ जाएंगे 2 टर्म के लिए लगातार अगर चाहें तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? इंडिविजुअल के केस में याद ही हो गया, अगर याद करना है मेरे संग संग ऑडिट आपको, और कंपनी ऑडिट अगर आप लॉ में भी पढ़ रहे हैं, कि इंडिविजुअल सीए के लिए 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यस सर, एंड देन द कूलिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर्स स्टार्ट्स। ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड, पूरा मुंह खोलोगे, कूलिंग पीरियड लिख के नहीं आ जाओगे, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन द सेम कंपनी फॉर 5 ईयर्स। और फर्म के केस में ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स ईच, एंड देन द कूलिंग पीरियड स्टार्ट्स 2 टर्म के बाद। ओके, ये बुक के पेज नंबर 8 या जो भी पेज है वहां दिया हुआ भी है। सर ऐसा क्यों किया जाता है, हम उसे क्यों हटाते हैं? हम चाहते हैं कि एक आदमी जब बहुत दिन रह जाता है ना कंपनी के संग, तो मैनेजमेंट के संग उसकी सांठ गांठ हो जाती है, वो मिलेगा, उसकी डिपेंडेंसी भर जाएगी, वो बायस्ड हो जाएगा। तो यूएस में, ओके, हम लोग ग्लोबल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, यूएस में एक एक्ट था, सार्बन्स ऑक्सली एक्ट। सर वापस बोलिए, बहुत जनावर टाइप का नाम लग रहा है, ऑक्स वॉक्स क्या बोल रहे हैं? यूएस में एक बहुत फेमस एक्ट था, सॉक्स बोलते थे, सॉक्स एक्ट। ये आदमी का नाम है सार्बन्स और ऑक्सली। एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था ग्लोबली, आपके सिलेबस में नहीं है, एनरॉन कंपनी का, ENRON। उस यूएस में उस कॉर्पोरेट फ्रॉड के बाद सार्बन्स ऑक्सली एक्ट के अंदर ये सजेशंस आए थे कि ऑडिटर का रोटेशन करते रहना चाहिए। एक कूलिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट वहां पर भी आया था कि आप उसे बहुत दिन तक मत रहने दीजिए, उससे फायदा क्या होगा, वो चेन ऑफ टुगेदरनेस टूटेगा, तो वो अनबायस्ड ओपिनियन दे पाएगा। क्योंकि एक वर्ड आया था ना आज, ऑडिटर गिव सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, तो ये एक कोशिश है इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने की। ऐसे हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे पढ़ते वक्त कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट का यही मतलब है कि उसे ज्यादा दिन तक कंपनी में नहीं रहने देना है। इसके डिसएडवांटेजेस भी, अभी पर हम उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। बोलता है कि एक ऑडिटर आता है, कंपनी के सिस्टम को समझता है, 3-4 साल तो सिस्टम समझने में लग जाता है बड़ी कंपनियों के, और फिर आप चेंज कर देते हैं, फिर एक नया ऑडिटर आता है। तो ये डिबेट में आपको नहीं जाना है। आई हैव सीन दिस डिबेट लाइव। मैं पता है लॉ का ट्यूशंस लिया हूं। सर कौन है आपके टीचर, बताइए ना सर, उनसे पढ़े आप, उनसे पढ़े? नो 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 नो, आई वाज द फर्स्ट लॉ टीचर इन कैलकाटा, आप जानते होंगे। आई स्टार्टेड इन 2001। मैं किससे लॉ पढ़ा हूं आपको बताता हूं। जब नया कंपनीज एक्ट आया था ना 2013, तो मैं दिल्ली कम से कम 11 बार गया था। सर दिल्ली के टीचर से पढ़े? नो 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 नो। वहां पे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में बहुत फेमस नाम है, आप देखिएगा गूगल पर, फिक्की, FICCI, एंड एक और नाम था, दैट इज CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। उनके सेमिनार्स होते थे जहां पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बोलते थे। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट था, सचिन पायलट बोलकर जो मेन करता धरता थे उस समय कंपनीज एक्ट के, वो स्पीच देते थे। देन देयर वाज फिक्की में उस समय चेयरमैन शायद सिद्धार्थ बिरला थे, तो वो वहां पे स्पीच देते थे। तो मैं उनको सुनने जाता था प्रैक्टिकल इनपुट्स लेने के लिए, और उन्होंने इसका वहां डिबेट कर दिया था कि ऑडिटर के रोटेशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो आई हैव विटनेस्ड 3 आवर्स डिबेट ऑन दैट टॉपिक, जो ऑफ कोर्स अभी सिलेबस में नहीं है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो मैंने कंपनी लॉ वैसे सीखा है, नया वाला 2013 वाला मैंने पूरा इंडस्ट्री इनपुट्स लेकर सीखा है। 1956 वाला व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज स्मॉल क्यूट, तब मैं पढ़ते पढ़ते सीखा हूं। बट 2013 वाले में आई चोज दिल्ली टू बी माई बेस। मैं सुबह के फ्लाइट से जाता था, वहां 9:30 बजे सेमिनार शुरू होते थे, मॉर्निंग फ्लाइट से जाके शाम को वापस 8 बजे के फ्लाइट से कलकत्ता 10:30 तक, 11:30 तक घर पहुंच जाता था। तो आई ट्रैवल्ड 11 to 13 टाइम्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। वहां मैंने डिबेट देखा इस पर, एंड बहुत लॉजिकल डिबेट था कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अगेंस्ट में क्यों होता है। कि बोलते हैं कि बार बार आप चेंज करोगे तो नया आदमी जब तक पूरा सिस्टम कंपनी का समझेगा, अंदर पूरा पहुंचेगा, आप फिर उसको चेंज कर देते हो। पर ठीक है, वी आर कॉपी कैट्स इंडियंस, सो हमने यूएस के उस प्रैक्टिस को, ग्लोबल प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया कि चलिए वहां रोटेशन होता, हम भी रोटेशन कर देंगे। ओके, तो व्हाट आई सॉ हियर कि कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन बोलते हैं इसको, ये क्यों लाया गया सर? ताकि हम इंडिपेंडेंस को बरकरार रख सके। दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन केम इनटू पिक्चर।
मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं सर, अच्छा लगा, आपकी कर्कश ध्वनि नहीं सुननी पड़ेगी। ये ब्रेक रिलैक्सेशन के लिए नहीं, ऑफकोर्स रिलैक्स कर लीजिएगा। आप अभी तक जो पढ़े हो इन चीज को एकदम सेट करो, और मेरे व्हाट्सएप नंबर खुला है 9830259002। मुझे एक व्हाट्सएप कर दो, आई हैव अंडरस्टूड टिल हियर। 98 नहीं समझ में आया तो भी लिखना, नहीं समझ में आया 9830259002। प्लीज जरूर करना, जब भी इस पेन ड्राइव मोबाइल ऐप गूगल लिंक को देख रहे हो आप प्लीज करना। टुडे आई एम वाचिंग दिस क्लास, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, प्लीज मुझे व्हाट्सएप करो। अभी मैं वेट करता हूं 1 मिनट, आप पहले रिवाइज करो यहां तक जो हुआ है एंड देन यू व्हाट्सएप मी। ओके उन लाइंस को भी याद कर लो, फ्रॉम द कंक्लूजन अप टू द कंक्लूजन ऑफ द 6th AGM, ये सब लैंग्वेज भी याद कर लो। अभी बहुत जरूरी है, घर में भी जब पढ़ते हो आफ्टर एवरी 40 मिनट्स गिव अ ब्रेक। हाँ सर वो तो मैं 10-10 मिनट में देता हूँ, वो नहीं, इस ब्रेक में रिकॉल करो व्हाट यू हैव डन इन 45 मिनट्स। बहुत लोग कर ही नहीं रहे हैं, अरे पैसा थोड़ी लगता है व्हाट्सएप करने में। और जो बहुत दिन बाद भी देखो लाइव नहीं करे उन लोग भी कर देना यार, अच्छा लगेगा कि लोग देख रहे हैं। तो चलिए, मैंने बहुत मेहनत से आपका पूरा बेस रेडी किया है यहाँ पर। आपको पता चल गया सीए बनने के बाद दो रास्ते हैं, सीओपी या सर्विस। अब तुम बोलोगे सर एक रास्ता और है ना, टीचिंग लाइन में आना। वाह वाह, क्या आपकी मतलब कहाँ तक बुद्धि गए। दो ही रास्ते हैं ब्रॉडली। हमने एक ऑफ द लाइन टॉपिक आई हैव चोजन एंड आई रियली इंजॉयड दीज लास्ट 20 years। बहुत मजा आया, बहुत टाइप के स्टूडेंट्स मिले एंड आई हैव सीन द जनरेशन गैप। सर मतलब हाँ सर आप तो बूढ़े हो ही रहे हैं, या आई एम 42 राइट नाउ, बट आई हैव सीन द जनरेशन गैप अमंग स्टूडेंट्स। उस समय के स्टूडेंट अलग टाइप के थे, फिर अलग, मतलब ये आप खराब नहीं है, चेंजेस आ रहा है। बट जो भी ऑफ कोर्स अभी जो चल रहा है वही, उसी को मेरा नमस्कार है, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। बट आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस अमंग स्टूडेंट्स। टेक्नोलॉजी के कारण पढ़ाने का स्टाइल चेंज हो गया। हम लोग और ये पीपीटीज और थोड़ी देते थे आज से 15 साल पहले, पर लग रहा है जितना हम लोग रेडीमेड आपको दे रहे हैं शायद आपका एफर्ट कम होगा और आप और बेटर रिजल्ट्स कर पाओगे। जब हम लोग कम मेहनत करते थे, इन ये सब इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लासेस नहीं था, देन ऑल्सो स्टूडेंट्स वर स्कोरिंग वेरी गुड। तो मैं चाहता हूं कि आपके संग तो बहुत ज्यादा एकदम लग रहा है ब्रेड भी मैंने ही आपको बेक करके दिया है, मक्खन भी लगा दिया है, बस अब तुमको सिर्फ खाना है। सो एटलीस्ट डू लिटिल बिट ऑफ रिविजन इन ऑडिट में, कम से कम जो लॉ के संग आपने किया कर डाला। अब जो लोग प्योर ऑडिट कर रहे हैं, जैसे जैसे ये क्लासेस हो रहे हैं अच्छे से करते रहो, एंड जो लोग लॉ के अंदर ये टॉपिक है वो भी इसको अच्छे से समेट लो एंडिंग फेज को। ओके चलिए, तो ये पूरे बैच को पता चल गया। जस्ट मिनट, आज थोड़ी लंबी क्लास है, घड़ी मत देखना। अब एक बच्चा अच्छा पूछा, सर चलिए हमको ये पता चल गया कि इन लोग का टेन्योर क्या है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में 5-5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। इंडिविजुअल का तो 1 टर्म है एक बार का, फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड है। ड्यूरिंग दैट पीरियड ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन दैट कंपनी। और फर्म के लिए 2 टर्म्स है 5-5 के, और देन 5 years का ब्रेक देना होगा। सर अगर एक फर्म 1 टर्म के बाद ही ब्रेक देना चाहे वो भी अलाउड है,
मैं तो मैक्सिमम स्ट्रेच कितना हो सकता था उसके एंगल से पढ़ा रहा था। आप अब एक फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं ऑडिटर, और 1 टर्म के बाद ही आप बोलते हैं तुमको अपॉइंट नहीं करेंगे, वो भी चलेगा। तुम तब मत बोलना बच्चा सर बोले थे फर्म को तो 2 टर्म मिलना ही चाहिए। नो नो नो, ये बात नहीं है। सर एक बात बताइए, ये आखिर ये ऑडिटर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है, कौन करता है इनको अपॉइंट? यस, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ध्यान से सुनो, वैसे तो आपने मेरे से एक लाइफ में एक वर्ड पढ़ा था, अड्डाबाजी, कि सर एट एनुअल जनरल मीटिंग, याद आ गया? सर एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड। याद आया आपको? ऑर्डिनरी बिजनेस है ये। हाँ सर याद आ गया। सो एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर्स को? सर समझ गया, अब आगे मत बोलिए शेयर होल्डर्स। अरे वो ठीक है, बट आज हम थोड़ा डिटेलिंग कर रहे हैं। शेयर होल्डर्स अपॉइंट जरूर करेगा, बट इनका नाम रेकमेंड कौन करता है? लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करता है द नेम ऑफ द प्रपोज्ड ऑडिटर। और नाम रेकमेंड करने के पहले इन लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन, उस सीए फर्म का एक्सपीरियंस, उस सीए फर्म के खिलाफ कोई केस वेस पेंडिंग तो नहीं चल रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फर्म्स के खिलाफ आप न्यूज में पढ़ते हैं केस वेस आए हुए रहते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, ओके। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए याद करना होगा। यहाँ QED भी बोलते हैं कई लोग, कि ये चीज को ध्यान में रखते हुए बोर्ड रेकमेंड करता है नेम ऑफ द ऑडिटर एट एजीएम, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम रेकमेंड कर रहे हैं एट एजीएम। अब एक वर्ड दिखाई दिया यहां पर, ऑडिट कमिटी ऑब्लिक बीओडी लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना ये क्या चीज है। ऑडिट कमिटी ऑब्लिक बीओडी, ऑडिट कमिटी, सिर्फ सुनना प्लीज, एकदम मत घबराना, ना लिखना, सब स्लाइड में दिया हुआ है, पहले सिर्फ सुन लो। अच्छा खोल ही देता हूं स्लाइड, वरना आप टेंशन में आ जाएंगे। सर मेरे पास स्लाइड नहीं है, अरे कर सुन लो, फोटो उतार लेना, मेरे वेबसाइट से ले लेना, पढ़ते पढ़ते एक्सटर्नली दूसरे मोबाइल से फोटो भी उतार लेना आप। ये जो स्लाइड आपको दिया हुआ है, नाम ऑडिट कमिटी है, बहुत फेमस एमसीक्यू आता है ये सीएमए में और हर जगह। ऑडिट कमिटी इज अ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। सर वापस बोलिए, ऑडिट कमिटी इज अ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। यस सही सुना तुमने, ऑडिट कमिटी, कमिटी किसकी है? डायरेक्टर्स की कमिटी है ये, ऑडिटर्स की कमिटी नहीं है। एमसीक्यू में लोग इसको ऑडिटर्स लिख के आते हैं। एक लड़का होता है, कैसे निकाला? नाम से पता चल गया, और तुम्हारे आंसर से पता चल गया, तुमको 0 मिलेगा। ऑडिट कमिटी इज अ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, और ये सारी कंपनियों को ऐसी कमिटी फॉर्म करना कंपलसरी नहीं है। कुछ कुछ कंपनीज को ऐसी कमिटीज बनाना जरूरी होता है, कुछ कुछ कंपनीज को, जो स्क्रीन पर आपके लिखे हुए हैं, इस पर एमसीक्यू आते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहां पर लिस्टेड कंपनी अगर आप हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग परमिशन जिनको मिला होता है, उनके लिए जरूरी है ऑडिट कमिटी बनाना, डायरेक्टर्स लोग की एक कमिटी। बताऊंगा इसका पर्पस क्या है। सेकंड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, चाहे आप लिस्टेड नहीं हैं पर पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ और मोर है, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिसकी भी, और है सभा, जिसकी भी टर्नओवर 100 करोड़ और मोर हो, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिसका सब मिला के आउटस्टैंडिंग लोन, लोगों से लोन ले रखा है, बोरोइंग ले रखा है, डिबेंचर्स इशू करके पैसा रेस किया है, डिपॉजिट से भी पैसा रेस किया है, सब मिला जुला के आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स और डिबेंचर्स और डिपॉजिट सब मिला जुला के, और लिखा हुआ है पर सब ऐड भी हो सकता है यहां पर, मतलब चारों में से कुछ एक अट्रैक्ट हो जाए तो भी चलेगा, 50 करोड़ से ज्यादा है। यहां पर तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, लैंग्वेज मिला आपको? यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट ये जो है ग्रेटर देन है 50 करोड़। तो लर्न, हाँ लर्न दिस फिगर। मैं एक बार फुल पेज कर देता हूं, जिन बच्चों के पास बाई चांस पीपीटी हो नहीं, दे विल राइट इट टुडे इटसेल्फ।
तो ऐसी लिस्टेड कंपनी में अब तुम बोलोगे सर लिस्टेड कंपनी है पर टर्नओवर 80 करोड़ है, ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। क्यों? लिस्टेड में कोई फिगर नहीं चाहिए, लिस्टेड होते ही ऑडिट कमेटी चाहिए। तो चारों में से अगर एक भी अट्रैक्ट हो गया, अंडरस्टूड, एक भी एग्जाम में जानबूझ के लिखेगा तुम्हारी लिस्टेड कंपनी, पेड अप कैपिटल 9 करोड़, टर्नओवर 99 करोड़, बट बाजार से लोन 70 करोड़ लिया हुआ है, फंस गया ना क्लॉज 4 के अंदर। तो आपको ऑडिट कमिटी बनानी पड़ती है, कंपलसरी है, डायरेक्टर्स की कमिटी है। सर इन लोग करते क्या हैं वो बता दीजिए। इन लोग बहुत कुछ करते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इनका नाम ऑडिट कमिटी क्यों बनता है? बेसिकली इन लोग ये चेक करते हैं कौन ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के लिए सही रहेगा, टर्म्स क्या होना चाहिए, इनकी रेम्यूनरेशन, रिकमेंडेशन करते हैं। देखो, दे आर नॉट अपॉइंटिंग, दे आर रिकमेंडिंग टू द बोर्ड। ओके, कि वो ऑडिटर कहीं बायस तो नहीं है, ये भी चेक करते रहते हैं। इन लोग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन करते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं ठीक से सब अकाउंट्स बन रहा है क्या। ये 3 पॉइंट्स अभी तुम्हारे काम के हैं, बाकी आप धीरे धीरे मेरे संग पढ़ोगे। बट आज आप समझ गए ऑडिट कमिटीज। तो तुम एक काम करो, अपने बुक्स में पता है क्या लिखोगे? रेफर कॉपी एंड पीपीटी। पीपीटी से वो कॉपी में उतारोगे, आज ही करोगे ये, वरना छूट जाएगा, हमेशा के लिए पेंडिंग रह जाएगा। तो बेसिकली डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड हियर? कि जो ऑडिट कमिटी है, ये जो ऑडिट कमिटी है, इन लोग रेकमेंड करते हैं बोर्ड को। अब तुम पूछेगा कि ये जो रिकमेंडेशन इन लोग बोर्ड को किया है, क्या बोर्ड के लिए कंपलसरी है इस रिकमेंडेशन को मानना, या नहीं भी मान सकता है बोर्ड? तो आइए इसके बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगा। यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो सबसे पहले, जिन कंपनियों में ऑडिट कमिटी है वहां पर ऑडिटर का नाम किसके थ्रू प्रपोज होके आएगा? ऑडिट कमिटी के थ्रू। अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करेगा ऑडिटर का नाम टू द शेयर होल्डर्स। पर अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो नाम किसके थ्रू प्रपोज होकर आएगा? अंडरस्टूड? तो आपकी जो बुक में देखो वहां फिर आगे लिखा हुआ है, इन केस अ कंपनी दैट इज 1 2 3 के बाद जहां क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स लिखा हुआ है, और फिर देखो डॉट दे के अगले पेज तक डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे पॉइंट्स मिला आपको। तो उसको मैंने इजी कर दिया है। अगर ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को बोर्ड भी मान जाता है तो बोर्ड उसको पेश कर देगा शेयर होल्डर्स के सामने एट एजीएम। बट इफ बोर्ड डजंट अग्री विद द ऑडिट कमिटी रिकमेंडेशन, मेरी बात ध्यान से सुनो, बोर्ड हो सकता है ना अपना एटीट्यूड दिखाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नहीं हमको आपके रिकमेंडेशन पसंद नहीं आए। तो इफ बोर्ड डजंट अग्री विद ऑडिट कमिटीज रिकमेंडेशन, मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूं और इजी अच्छा किया हुआ है, तो बुक के पैराग्राफ को मैं नहीं पढ़ूंगा। ऑडिट कमिटी हो सकता है फिर बोलेगा अच्छा ठीक है, दूसरा नाम बताते हैं सोच करके, और फिर रिकमेंड द अदर नेम। ओके, नाउ अगर ऑडिट कमिटी के एटीट्यूड में आ जाए, देखो पहले एटीट्यूड किसको आया था? बोर्ड को। नो आई डू नॉट अग्री विद द रिकमेंडेशन, हम नहीं मानेंगे आपके सजेशन को। यस, बोर्ड मना कर सकता है। तो ऐसा है ना, इफ ऑडिट कमिटी बोलता है नहीं विल नॉट रिकंसिडर, मैं तो इसी के संग हूं, अब तुम देख लो क्या करना है, तब बोर्ड के पास 2 रास्ता है। बोर्ड विल प्लेस इट्स ओन रिकमेंडेशन। ओके, बोर्ड जो है इसमें फिर बोलेगा ठीक है आपका हम नहीं मानेंगे, आप मेरा मत मानिए, हम पर बोर्ड का ही फिर फाइनली जीत रहा है ऑडिट कमेटी के ऊपर। या फिर अगर बोर्ड ऑडिट कमेटी के एटीट्यूड से दब जाए तो फिर जो ओरिजिनल ऑडिट कमेटी ने रेकमेंड किया था उसको वो मेंबर्स के सामने पेश कर देगा। सरल हो गया चीज। यानी कि अगर आपकी कंपनी के पास ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी बोर्ड को अपना रिकमेंडेशन देता है, अगर बोर्ड अग्री कर जाए शेयर होल्डर्स को प्रस्तुत कर देता है। अगर ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन से बोर्ड सहमत नहीं है, सर तब क्या होगा? अगर ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन से बोर्ड सहमत नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में केस 1 ऑडिट कमेटी को दे देता है, आप वापस कोई नया नाम प्रपोज करिए। वो फिर बेचारे नया नाम प्रपोज करते हैं, बोर्ड हो सकता है आप सहमत हो जाए। बोर्ड अगर उससे भी सहमत नहीं है तो बोर्ड अपना ही चलाएगा। और एक अगर ऑडिट कमेटी बोल दिया नहीं हम कोई रिकंसिडर नहीं करना चाहेंगे, हम तो चाहेंगे ईवाई ही अपॉइंट अर्नस्ट एंड यंग, तो बोर्ड हो सकता है छोड़िए आपका, हम अपना देंगे। या फिर हो सकता है बोर्ड को लगे नहीं ऑडिट कमेटी ज्यादा अनुभवी है, हम उनका ही ओरिजिनल वाला रिकमेंडेशन ले लेते हैं। ये एग्जाम में उतना नहीं आता है, सच छोड़ देते हैं, अब आप बता ही दिए तब, बट यू हैव टू डू दिस। ये एक्चुअली जो ऑडिट के रूल्स हैं कंपनीज
ऑडिट के जो रूल्स हैं उसके अंदर दिया हुआ है ये सब चीज़, जो आपके नोट्स में भी मैंने विस्तार पूर्वक यहाँ दिया हुआ था, उसी का बहुत ईजी वर्जन यहाँ पर लिख दिया जिस पर फुल मार्क्स मिलेगा आपको। डिड यू अंडरस्टैंड? तो अब पता चल गया कि फर्स्ट तो आज क्या पता चला, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कराऊं। आज पता चला कि एक सीए बनने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीए इन सर्विस। आप अगर सीओपी लेना चाहते हैं इंडिविजुअल नाम में, फर्म के नाम में, इंडियन एलएलपी के नाम में, आप सेक्शन 141 जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है कई बच्चों ने, उसमें आप डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें पता चला टेन्योर ऑफ नॉन गवर्नमेंट नॉर्मल कंपनीज की मैं अगर बात करूं, इंडिविजुअल का टेन्योर क्या है, 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, डायग्राम याद हो गए कई लोग को, 1 से लेकर 6 तक जा रहा था, एंड उसके बाद 5 इयर्स कूलिंग पीरियड, आप सेम कंपनी में नहीं आ सकते, फिर आप आ सकते हैं। फर्म के लिए 1 टर्म के बाद अगर चाहे तो, कंपल्सरी नहीं है, सेकंड टर्म भी उन्हें मिल जाएगा 5 इयर्स का, और फिर 5 इयर्स का ब्रेक, ओके, एंड देन यू कैन कम अगेन। सर यहां तक एकदम ग्रिप में आ गया, वो लैंग्वेज ग्रिप में आ गई फ्रॉम द कंक्लूजन। किरण नहीं बोल रहे हैं आप, पता है 93 में एक मूवी रिलीज हुई थी डर बाय यश चोपड़ा, ये उसकी बात नहीं हो रही है, ये कंक्लूजन की बात हो रही है। नेक्स्ट बात आज हमें ये पता चल गया कि ऑडिट कमिटी किस कंपनीज में कंपलसरी होता है, लिस्टेड कंपनीज में हमेशा, सर अदर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज अगर याद नहीं भी हो, जिनके कुछ फिगर्स क्रॉस हो जाते हैं, पेड अप कैपिटल 10, टर्नओवर 100 करोड़, सब करोड़ों में खेल रहा हूं मैं, या वो सब कम है पर लोगों से लिया हुआ लोन, बोरोइंग, डिपॉजिट्स अगर उनका 50 करोड़ के ऊपर चला जाए, तो they recommend the name to BOD, then board place it before shareholders. If board doesn't agree with audit committee's recommendations, तो फिर board बोलेगा वो होगा। And if audit committee को कई बार board बोलता प्लीज reconsider, propose some other name, पर audit committee अगर मना कर दे तो फिर board हो सकता है कि उनके original recommendation of audit committee को ही वो डाल दे। तो this is the procedure, okay? तो सर ये तो पेश हुआ है शेयर होल्डर्स के सामने। अब शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं, वोट्स इन फेवर ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट, और जब ऑडिटर अपॉइंट होता है तो उसको 15 दिन के अंदर कंपनी बता देता है, कितने दिन के अंदर, ओ भैया तुम अपॉइंट हुए हो, और फिर आरओसी को भी बताना पड़ता है 15 दिन के अंदर इन एडीटी 1। सर कहां लिखा है, इतना बोल रहे हैं आज, बहुत बोल रहे हैं, ये देखो ऊपर ही, कंपनी ऑडिटर को बता देगा उसके अपॉइंटमेंट के बारे में 15 दिन के अंदर, कंपनी आरओसी को 15 दिन ऑफ एजीएम जहां पे ऑडिटर अपॉइंट होता है उसके अंदर फॉर्म एडीटी विद आरओसी विद इन 15 डेज। ये बहुत फेमस नंबर है, याद रखना, एडीटी 1। ये हमेशा दोनों में, इंडिविजुअल फर्म सब में, जब भी ऑडिटर अपॉइंट होता है एक फॉर्म जमा होता है एडीटी 1 विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट इन शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग में जब भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वहां पर एडीटी 1 नाम का फॉर्म जाएगा, जब भी वो शेयर होल्डर्स मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट होगा, ई फॉर्म में, ओके। एमसीए पोर्टल पर www.mca.gov.in, इस पोर्टल पर आप जमा देंगे। तो मुझे बताइए यहां तक सब चीजें ग्रिप में आ रही हैं, ऑल थिंग्स इन ग्रिप। सर एक बात बताइए, हो गया ऑडिटर अपॉइंट, तो अगर कहीं पूछा जाए कि आप ऑडिटर को अपॉइंट करने जा रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी अपॉइंटमेंट का एक इंपॉर्टेंट चीज है, पर रुको, इतना इजी नहीं है अभी भी। मतलब बोर्ड या शेयर होल्डर जब उन्हें अपॉइंट करेंगे उसके पहले एक लाइन यहां मिलेगी आपको, बिफोर सच अपॉइंटमेंट, इस पे थ्योरी आता है कि अपॉइंटमेंट के पहले क्या क्या चीजें चेक करनी है। एक सर्टिफिकेट लिया जाता है प्रपोज्ड ऑडिटर से कि मुझे लिख कर दो ये चीजों के बारे में, एंड हिज रिटन कंसेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज का सर्टिफिकेट है? 4 पॉइंट्स। अब आप पढ़ के देखो, इनमें से कई चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। स्टार्ट रीडिंग, पहले आपको रीडिंग टाइम दूंगा, इन 4-5 चीजों को आप पढ़िए। बिफोर अपॉइंटमेंट, ये आंसर का पार्ट है, दैट व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज टू बी डन बिफोर अपॉइंटमेंट। तो पहले बोर्ड का प्रपोजल आता है, शेयर होल्डर्स या ऑडिट कमेटी का नाम, रिकमेंडेशन आता है अगर ब्रॉडली बोलूं, फिर उन्हें अपॉइंट करने के पहले ये सर्टिफिकेट्स मुझे लेने पड़ते हैं, रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है अपॉइंटमेंट के बाद, अपॉइंटमेंट रेजोल्यूशन से होता है, एडीटी 1 जमा होता है, तब जाकर मैं बोलता हूं कि इनकी अपॉइंटमेंट कंप्लीट हुई है। तो स्टार्ट रीडिंग वंस, एक बार आप पढ़िए ABCD।
चलिए वेरी गुड। आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि आखिर ये जो सब बातें आपकी पड़ी हुई है, दैट वो इंडिविजुअल या फर्म या एलएलपी, सिर्फ एलएलपी लिखा तो नहीं है, फर्म के अंदर ऑटोमेटिकली कवर्ड है, इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिसक्वालिफाइड। मैंने याद है चार्ट बनाया था, इज क्वालिफाइड मतलब एलिजिबल है एंड नॉट डिसक्वालिफाइड अंडर द एक्ट, मतलब कि कंपनीज एक्ट के अंदर वो इस टाइप की चीजें वो क्वालिफाइड है। उसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके अंदर भी वो एलिजिबल है। जैसे वहां वन ऑफ द पॉइंट्स आप 21 साल के होने चाहिए, तो अगर आप सीए बन भी गए 19.5-20 साल में, भी मेरे कई स्टूडेंट्स बने हुए हैं, तो भी वो ऑडिटर नहीं बन पाएंगे क्योंकि वहां वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में 21 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम आपका होना चाहिए, या वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आप कहीं डिस्क्वालीफाइड नहीं हुए हैं। सीए एक्ट के अंदर भी कुछ नियम कानून होता है, तो लोग इसको सिर्फ लिख देते हैं एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट कंपनीज एक्ट। पीपल फॉरगेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट वाला बात, यू विल नॉट फॉरगेट। फिर लिखा है द अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, दैट इज 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। यहां पर हम बोलेंगे सर एक टर्म बना दे 7 साल का, 1 टर्म नहीं चलेगा। सर एक टर्म बना दे 1 ईयर का, नहीं चलेगा। यहां पे 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स इज द वे ऑफ अपॉइंटिंग द ऑडिटर। आप रिमूव कर सकते हैं समय से पहले, पर अपॉइंटमेंट विल बी 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। इट इज विद इन द लिमिट्स, दैट इज दैट मैक्सिमम 20 कंपनी ऑडिट्स, जो मैंने आज चैप्टर शुरू होने के पहले इसीलिए बोला था, भूमि पूजन में सब वर्ड्स कर लिया था, एट अ टाइम। ये मत सोचना पूरे जीवन में 20 कंपनी का ऑडिट करेगा तो कमाएगा क्या सीए बनने के बाद। एंड चौथा पॉइंट, द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, अगर उस ऑडिटर के खिलाफ कोई है पेंडिंग चल रही हो तो उसे डिस्क्लोज किया जाए, एंड इट इज ट्रू एंड करेक्ट। दिख रहा है सर? तो मैं याद कैसे करूं? सर्टिफिकेट में 4 पॉइंट्स है, इसको मैंने ऐसे याद किया है। लेट अस सी, इसमें लिमिट्स है, इसमें टर्म है, ओके, इसमें 2 सी हैं, दैट इज योर कंपनीज एक्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, एंड पी है। तो मैंने ऐसे याद किया है इसको, इट इज लाइक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का टर्म। ये सर्टिफिकेट इज पीएलसी सर्टिफिकेट, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स विद इन द लिमिट्स, इट इज एज पर द टर्म गिवन इन द एक्ट, एंड व्हाट इज सी, आप एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए अंडर कंपनीज एक्ट, बना लो ऐसे, कंपनीज एक्ट के अंदर भी आप एलिजिबल हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर भी एलिजिबल हैं, ताकि कोई भी चीज मिस भी नहीं हो। इंकों को चेंज करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर कोई पूछे व्हाट फॉर्मेलिटीज शुड बी सीन बिफोर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर, तो हमें चेक करना होगा, पूरा प्रोसीड्यूर बताना पड़ेगा। बोर्ड या ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन शेयर होल्डर्स के सामने आ रहे हैं, एज द केस में भी। अगर आप अंदर का डिटेलिंग नहीं भी बताना चाहते हैं तो ये लाइन तो आनी चाहिए। उसके अलावा यू हैव टू टॉक अबाउट OR इन GM बिफोर अपॉइंटिंग दिस सर्टिफिकेट ऑफ PLCT इज टेकन इनटू केयर। ये पूरा डायग्राम याद होना चाहिए। एंड व्हाट एल्स, ADT 1 ROC को जमा भी हो जाए विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। जब भी शेयर होल्डर्स अपॉइंट करता है ये चीज याद रखिएगा। तो अगर मैं एक बार PPT में जाऊं, इन्हीं चीजों को मैंने कैसे समेटा है आपके सामने, ये रहा देखिए। बोर्ड प्रपोज करेगा नाम को, कंसीडरिंग दिस, ओ आई मिस्ड आउट दिस व्हाइल स्पीकिंग द आंसर, विल ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, बेटर होगा एलिजिबल है अंडर 2 एक्ट्स, अपॉइंटमेंट विद इन द सीलिंग लिमिट लिस्ट, एंड जो टेन्योर है दैट इज कंक्लूजन ऑफ दिस AGM टू द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM, एंड ADT 1 विद ROC विद इन 15 डेज। तो देखिए मैं समेटते हुए आगे बढ़ रहा हूं ताकि आपका एफर्ट बहुत कम हो जाए। तो ये हमेशा याद रखना, बोर्ड जब भी नाम रेकमेंड करेगा या ऑडिट कमिटी जब भी नाम रेकमेंड करेगा, दे विल कंसिडर दीज पॉइंट्स इनटू। तो तुम इसको लिख लेना, इसको एक बार, यानी इस बार PPT इसको थोड़ा कॉपी में भी ड्रॉ कर लेना। और एलिजिबल में कंपनीज एक्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट दोनों एस्पेक्ट आपके क्लियर होने चाहिए। चलिए, वेरी वेरी गुड। सो वी आर बैक। मैंने बोला ना आज टफ वाला पोर्शन करवा रहा हूं आपको। आज टफ हो जाएगा 139 का, फिर अगले दिन इजी पोर्शन बचेगा। नाउ व्हाट इज दिस पोर्शन? लिसन केयरफुली। इसको बोलते हैं हम लोग, जो पढ़ भी चुके हैं आज हम लोग, रोटेशन ऑफ ऑडिटर।
और रोटेशन ऑफ ऑडिटर आपने देख ही लिया, वो कूलिंग पीरियड जैसे वर्क करता है। तो कौन सी कंपनी के लिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर नहीं चाहिए? इसका मतलब कि किसी किसी कंपनी में आप देखोगे 25-25 साल से वही सीए फर्म ऑडिट कर पाएगा। यस, ओके। कहां नहीं चाहिए एंड कहां चाहिए, दोनों चीजें आप देखेंगे। एंड ये लर्न है क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है, तो दिस इज अ लर्निंग कैटेगरी। तो मैं चाहता हूं एक बार आप पढ़ें इसको खुद, और इस बार बेस आप देखोगे सब में पेड अप शेयर कैपिटल आ रहा है 2 ठो में, और यहां पर इरिस्पेक्टिव ऑफ द फिगर्स, जैसे ही आप लिस्टेड कंपनी, एक चीज देख रहे हो, लिस्टेड तो होते ही फंस जाते हैं। ऑडिट कमेटी में पेड अप कैपिटल टर्नओवर अलग अलग बेस था। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर हो, यानी कि हर प्राइवेट कंपनी में आप घर में जाके अपने ताऊ जी चाचा जी बैठे हैं, सर ताऊ जी उस सीए फर्म को हटाइए, बोलो क्यों सर, हम लोग का टीचर लोग पढ़ाया, उन लोग 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स से 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स से ज्यादा नहीं रह सकता, हटाइए सीए अंकल मत आइएगा, आप एलिजिबल नहीं है। अब मार खा जाओगे, आपके घर की पेड अप कैपिटल कंपनी की है ना सिर्फ 20 लाख की कंपनी है, आपके ऊपर नहीं है रोटेशन, आप यहाँ वही सीए अंकल सालों साल रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इन कंपनीज में रोटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, या कोई भी कंपनी, कोई भी, हाँ इसमें कोई है प्राइवेट पब्लिक कोई भी लिखी हुई है जिसकी बोरोइंग्स बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक डिपॉजिट्स तो ऑफ कोर्स से पब्लिक कंपनी ले पाएगी, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 करोड़। लैंग्वेज मिल रहा है आपको? तो ये कंपनीज में इट इज कंपल्सरी। लर्न लिखो, लर्न, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू और में। कहां कंपल्सरी नहीं है? ओपीसी नॉट कंपल्सरी, स्मॉल कंपनी एज पर द अमेंडेड डेफिनेशन जो February 2021 में लास्ट अमेंड हुआ था, या आगे भी आप देखोगे अमेंड हो रहा होगा 22 में 23 में, तो नॉट कंपल्सरी। इन दो के लिए कंपल्सरी नहीं है। तो हम अगर बेवकूफ बनाए, आपको एग्जाम में लिख देगा एक स्मॉल कंपनी है पर उसकी बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 70 करोड़ है, स्मॉल कंपनी होते ही उसमें रोटेशन कंपल्सरी नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। तो अगर मैं पीपीटी दिखाऊं, पीपीटी में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा था। अभी जितना मैंने पढ़ाया आपको सब याद हो रहा है ना? इट एक्सक्लूड्स ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, यानी पीपीटी ऐसे आप खाली टाइम अगर आप बैठे हो तो भी रिवाइज करने से ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर डाला हुआ है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज ऐसा ऐसा, $50 करोड़ प्राइवेट कंपनीज से 50 करोड़ में अट्रैक्ट होती है, पर जानबूझ के एग्जाम में आएगा एक प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 49 करोड़, तुम तो आगे देखोगे नहीं सर ये एग्जेम्प्टेड है, पर उसमें लिख देगा बोरोइंग बैंक से लिया हुआ 70 करोड़ है, फंस जाएगा वो प्राइवेट कंपनी, चाहे पेड अप कैपिटल 49 करोड़ है तो भी, क्योंकि एनी ऑफ द 4 होने से लग जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? श्योर एवरीवन? तो अब जाकर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये टॉपिक का पूरा यहां तक जाकर भूमि पूजन हुआ है। वी हैव रीच्ड अ पर्टिकुलर लेवल टिल हियर। रुको रुको रुको, कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है अभी बताता हूं। आई वॉन्टेड टू शो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको गवर्नमेंट के साइट से ओरिजिनल सेक्शन 139 दिखाऊंगा। ये नॉलेज के लिए है, बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ है उसकी लैंग्वेज आप पढ़ लोगे तो तौबा तौबा भयानक दिया हुआ है, और आप सब पढ़ोगे एक बार, कोई हिलेगा नहीं यहां से। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऐसे शुरुआत हुई है, फिर ये देखोगे, स्पेशली अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ये सब वर्ड्स के बारे में आप ध्यान से देखोगे। ये वर्ड्स, एक चैप्टर आता है आपके लॉ में, सीएस वालों के जूरिस्प्रूडेंस में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसको हम लोग है ना प्रोवाइजो क्लॉज बोलते हैं लॉ में। ये मैंने जब डेफिनेशंस पढ़ाया था वहां पे भी समझाया था, या आप लॉ अगर मेरे से नहीं पढ़ते हो, सिर्फ ऑडिट के लिए ज्वाइन किया, आपने सुना होगा कि लॉ में जब ऐसे प्रोवाइजो वर्ड आते हैं तो यूजुअली क्या मीनिंग होता है? सर इट इज एन एक्सेप्शन टू द अबव मेन प्रोविजन। पर हम जब आपको डिटेलिंग में करवाएंगे एक दिन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नाम के चैप्टर में, आप भविष्य में पढ़ोगे अगर नहीं पढ़े हो, वहां जब प्रोवाइजो वर्ड पढ़ते हैं तो बोलते हैं प्रोवाइजो हमेशा सिर्फ एक्सेप्शन का काम नहीं करता है। कई बार प्रोवाइजो इसलिए ऐड किए जाते हैं सेक्शन में
जैसे यहां हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स पढ़ रहे हैं, तो प्रोवाइजो इज एडेड टू ले डाउन एडिशनल कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट, कि जब हम ऑडिटर्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो हमें ये एक एडिशनल कंसिडरेशन पॉइंट है, बिफोर अपॉइंटमेंट रिटन कंसेंट पढ़े थे ना 4 पॉइंट वाला, एंड अ सर्टिफिकेट जिसमें वो ये सब चीज लिख कर देगा, एक सर्टिफिकेट दैट ऑडिटर आल्सो सैटिस्फाइज सेक्शन 141, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर 141 कंपनीज एक्ट के अंदर। और एक एडिशनल कंडीशन, कंपनी उसको इन्फॉर्म करेगा ऑडिटर को 15 दिन के अंदर, और नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट भी 15 दिन के अंदर। तो प्रोवाइजो क्लॉज, ये फोटो उतरवाऊंगा अभी, इज ऑल्सो एडेड, ये क्लासिक एग्जाम्पल है, टू ले डाउन एडिशनल कंडीशंस, कि आप कोई अपॉइंट करना चाह रहे हैं तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। वरना हमेशा हम सुने थे प्रोवाइजो क्लॉज इज एन एक्सेप्शन टू द मेन प्रोविजन, पर सेक्शन 139 एक क्लासिक एग्जांपल है, जितना हम लोग पढ़े, ये हम लोग पढ़ाते थे पहले बेयर एक्ट से 2007 तक। वही मैंने बोला ना, जनरेशन गैप। अब तुम लोग को स्पून फीडिंग एकदम डायग्राम पीपीटी से पढ़ाना पड़ता है, आप ऐसे लैंग्वेजेस को वरना नहीं समझ पाएंगे। मैं फुल पेज करता हूं, फोटो उतार लेना। इज इट फाइन एवरीवन? तो ओरिजिनल से पढ़ते तो आप पूरा भावुक हो जाते, इसमें रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट बहुत घुमा फिरा के लिखा गया है, तो वो सब आप छोड़ दीजिए। पर आपको मैंने दिखाना था कि बेयर एक्ट क्या होता है, और ओरिजिनल प्रोवाइडेड ऐसे बहुत कुछ लिखे हुए थे, इसका यूज क्या होता है लॉ में। चलिए, तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें वापस आ जाते हैं, एंड इसी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग कल और एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, जिसमें अविनाश, नवनीत और इस टाइप के एग्जाम्पल्स कुछ मैंने बनाए हैं। पीपीटीज में भी आपने देखा होगा। आई थिंक आज ज़्यादा हैवी हो जाएगा, अभी क्लास बंद नहीं कर रहा हूँ, आप भावुक मत होइए, यू आर नॉट लीविंग। हाँ, ये सब हम लोग कल देखेंगे। ये चेहरा आपको पता होगा, ही वॉज ऑल इंडिया थर्ड इन सीए, सीएस में भी ऑल इंडिया फर्स्ट आए हुए थे। एंड नवनीत इज अ वेरी यंग सीए, जैसे मैं बोला था 19-20 साल में जो सीए बन जाते हैं, एंड उस टाइप का है ये कैंडिडेट, और एक्चुअलीज की भी बहुत लेवल पास कर चुका है। और ये अपनी आलिया भट्ट। सर अविनाश सर तो मैरिड हैं क्या? ये नया रिश्ता? ओहो, प्लीज़ 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 घर मत तोड़िए किसी का। तो ये जानने के लिए कल मिलेंगे, अभी बंद नहीं हुआ है क्लास, अभी बंद नहीं हुआ है, ये हम लोग कल देखेंगे। बिकॉज ये हैवी है, तो मुझे लगता है ये एकदम प्योर अभी आपको हार्ड वाला नहीं करवाऊंगा, क्योंकि एक संग इतने कॉन्सेप्ट्स चले जाएंगे तो मुश्किल होगा। मैं भी सिंपल टॉपिक करवा देता हूँ। सर व्हाट इज सिंपल टॉपिक? आई विल जस्ट कम, जो प्लेन टॉपिक है भी वो पिक कर लेता हूँ। हाँ, एकदम जो हैवी वाला टॉपिक है आई एम नॉट पिकिंग इट टुडे, क्योंकि वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यस, ये आपकी बुक का पेज 13 या जो भी बुक है, ये वाले पोर्शन में आ जाते हैं हम लोग। ये सिंपल है, ओके। आई विल जस्ट कम टू दिस सिंपल टॉपिक। मैं पेज को कर लेता हूं, तुम लोग भी कर लो, जिस भी पेज में ये दिया हुआ है, पेज नंबर चेंज होता रहता है प्रिंट में। यस, वी आर बैक। ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं बोलने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, और यहां पर हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या है आपको पहले भी पता है, व्हेन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और बोथ मिला जुला के भी अगर करें, या 2-3 स्टेट गवर्नमेंट्स मिला के करती है।
अब कभी कभी पेड अप शेयर कैपिटल की जगह कुछ और वर्ड यूज करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग इनटू दैट एस्पेक्ट नाउ, हम लोग डेफिनेशंस क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो एक मिनट जाइएगा मत। नाउ बिफोर आई गो इनटू दिस डिटेल, आपको वापस बता दूं, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट 1 घंटा 20 मिनट में, आई वॉज टॉकिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंगल। गवर्नमेंट कंपनीज एंगल मतलब मैं अभी तक क्या पढ़ा रहा, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज एंगल, कि वन टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। वापस बोर करूंगा एक बार, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम अप टू द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। ये सब हमने पढ़ा था। नॉर्मल ऑडिटर्स, जो हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी का बात करते हैं पर जो फर्स्ट ऑडिटर होता है ना, फर्स्ट ऑडिटर, उसका टेन्योर जो होता है वो 5-5 साल का नहीं होता है। फर्स्ट ऑडिटर्स जो है, जब पहला एजीएम कंपनी का होगा उसी दिन तक के लिए अपॉइंट होता है। तो फर्स्ट ऑडिटर के टेन्योर 5-5 साल के लिए नहीं है। इनफैक्ट जो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं ना, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए तो नॉर्मल ऑडिटर भी 1-1 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, सिर्फ एजीएम तक, अगले एजीएम तक। सब वापस बोलिए, बहुत इजी है। तुमने जो मेरे से पढ़ा था वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ओके। गवर्नमेंट कंपनी के जो नॉर्मल ऑडिटर्स होते हैं वो 1-1 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। हर साल उनका एक नया ऑडिटर अपॉइंट होता है विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हर साल उनका नया ऑडिटर अपॉइंट होता है विद इन 180 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये आपके बुक्स में ही है, हर साल अपॉइंट होता है, ओके, 1-1 साल के लिए। और हम जो इतने देर से आपको पढ़ा रहे थे दैट वाज नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो मैं 2 मिनट चुप होना चाहूंगा सर, दैट्स वेरी गुड। आप एक बार जल्दी से इस पूरे चार्ट को देखने लगोगे। टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, ये दोनों केस में सेम है, गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी दोनों में, अप टू द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। अंडरस्टूड। तो एक बार आप जल्दी से इस चार्ट को देखो, जो आपकी बुक में पेज नंबर 13 या 14 या जो में बना हो, आप यहां तक देखना एक बार। अच्छा, बिफोर यू गो इनटू रीडिंग दिस चार्ट, एक चीज देखो, कैजुअल वैकेंसी बोल के कुछ मिलेगा आपको बुक्स में। व्हेन आई से कैजुअल वैकेंसी, इट कैन बी डेथ, मर गया ऑडिटर समय से पहले, रिजाइन कर दिया समय से पहले, या कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया। यानी कि सपोज आप ऑडिटर बन गए, बनने के बाद सेक्शन 141 की गंदे कामों को अगर आप कर दिया, खुश होते हो, हम तो बन गया, अब तो कर ही सकता है, तो आप वेकेट करना पड़ेगा। तो कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ओके। ये था गवर्नमेंट कंपनी का पूरा चार्ट चल रहा है। और ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी में जो कैजुअल वैकेंसी है उसको 2 भाग में विभाजित किया गया है। नाउ यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं यही हूं, पहले आपसे रीड करा के इंटरप्रेट करवाऊंगा, फिर आगे जाऊंगा। चलो करो। बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा है कि जो आप पढ़ाए थे रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इतना मेहनत से, वो जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं करता है, ओके। और एक चीज, वहां पर हर टर्म, मतलब इस एजीएम से लेके नेक्स्ट एजीएम तक ही आप होल्ड करते हैं, 1 टर्म है, मतलब 1-1 साल के लिए हो रहा है। तो वहां रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, एडीटी 1 वहां पे भी फाइल होगा, गवर्नमेंट कंपनी में भी। चलिए शुरू करूं। मैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी में आता हूं। तो ये सपोज कंपनी की इनकॉर्पोरेशन है डेट, तो बोला जा रहा है इनकॉर्पोरेशन डेट से विद इन 30 डेज के अंदर
अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज, करेक्शन कर लेना, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट बोर्ड मीटिंग। यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट बोर्ड मीटिंग अपॉइंट करेंगे ऑडिटर्स को विद इन 30 डेज, पूरा बोलोगे, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक ही चीज है। और अगर बोर्ड नहीं कर पाते हैं, बोर्ड विल इन्फॉर्म मेंबर्स एंड मेंबर्स शैल विद इन 90 डेज एट एजीएम। तो ये जो वर्ड है, अब इसको बेटर इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये इनकॉर्पोरेशन से ही 90 डेज काउंट हो रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड नहीं लिखा है, दे डिड नॉट राइट नेक्स्ट, विद इन 90 डेज शेयर होल्डर्स अपॉइंट। अगर बोर्ड नहीं कर पाता है तो विद इन 90 डेज शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेगा। ड्रॉ कर लो, अगर बोर्ड नहीं कर पाता है अपॉइंट विद इन 30 days from the date of incorporation, then board will inform shareholders and shareholders will appoint at EGM। क्योंकि अभी एजीएम आने में देरी है ना, नई कंपनी है, नया कंपनी का एजीएम कब होता है आपको याद है? यस, याद आ रहा है, विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये सब कहीं सुना हुआ लग रहा है? तो यहां से ईजीएम में अपॉइंट हो जाएंगे विद इन 90 डेज। बोर्ड के पास 30 दिन था, बोर्ड अगर नहीं करेगा 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देन शेयर होल्डर्स अपॉइंट इन, मैंने बहुत सारे इंक का प्रयोग किया, उसे बहुत जल्दी याद रहता है कि आप डिमार्केट कर सकते हैं वर्ड्स में क्या हेरा फेरी या गलत आप भी ना करेंगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दीज पेन, अलग अलग कलर्स। तो इन एट ईजीएम, मैंने एजीएम नहीं लिखा है यहां पर, ये फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है। एजीएम तो बहुत देरी से होता है, फर्स्ट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात, फर्स्ट एजीएम, तो ये ईजीएम में अपॉइंट होगा। बोर्ड अगर नहीं कर पाता है तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेगा। इज इट ओके एवरीवन? यस, रिटन कॉपी कर लिया आपने। अब इधर आओ, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा? ये सीएनएजी कंट्रोलर, ये कौन होते हैं पता? बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मेरा एक स्टूडेंट इसमें काम करता था, हर्ष जोशी बोलकर, अब वो दिल्ली ट्रांसफर हो गया मिनिस्ट्री में। सर सीए करके वो मिनिस्ट्री और कैसे पहुंच गया? दो स्टूडेंट्स वर आल्सो डूइंग सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईएएस और का कोर्स और के लिए तैयारी कर रहे थे, पोस्ट और के लिए, तो वहां प्लेसमेंट और हो जाता है। तो बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सर ये कौन होते हैं? ये जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है ना भारत में, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करता है तो उसका ऑडिट यही करते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी का भी ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सीएनएजी करेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एल्स अगर सीएनएजी नहीं करता है तो बोर्ड करेगा, और इस बार लैंग्वेज बहुत अलग है, इस बार नेक्स्ट 30 डेज लिखा है, पिछली बार नेक्स्ट नहीं लिखा था। आप समझ पा रहे हैं लैंग्वेज को? और अगर से बोर्ड नहीं कर पाए, then the board will inform members and then members shall appoint within next 60 days। बोर्ड अगर नहीं कर पाए तो फिर शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करेंगे, और वो भी फिर नेक्स्ट 60 डेज एट ईजीएम करेगा। यानी 3 लेयर्स हो गए यहां पर। सीएनएजी 60 दिन, सर याद कैसे करेगा? कभी 30 बोलता है, कभी 60 बोलता है, एक तरीका बताऊं? गवर्नमेंट कंपनी खुद के लिए हर चीज का रिलैक्सेशन है, आम कंपनी से बोलता है सर विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर याद हो गया, बड़ा वाला गवर्नमेंट कंपनी के लिए था, उसका जो पहला स्टेज है सीएनएजी को ज्यादा टाइम दे दिया, विद इन 60 डेज। याद हो गया? 30 और 60 में कंफ्यूजन होगा नहीं। और बोर्ड नहीं कर पाता तो नॉर्मल कंपनी में शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हैं, शेयर होल्डर्स विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपॉइंट कर देंगे एट ईजीएम। और गवर्नमेंट कंपनी में सीएनएजी नहीं करेगा तो बोर्ड नेक्स्ट 30 डेज के अंदर करेगा, और बोर्ड नहीं कर पाएगा तो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा, और फिर वो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर कर देंगे। इज इट फाइन एवरीवन? और टाइम पीरियड दोनों के केस में अप टू द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम अपॉइंट होता है। और गवर्नमेंट कंपनी में तो ऐसे भी अपॉइंटमेंट हमेशा अप टू द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम होता है, एक एक साल के लिए अपॉइंट होते हैं। हाँ, हमारा और तुम्हारा वाला सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स तो याद है ना, 6th एजीएम तक, जिस मीटिंग में अपॉइंट हुए हैं वहां से लेके 6th एजीएम तक। पर फर्स्ट दोनों के लिए सेम है, जैसे एरो प्लीज लेके आओ। फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर दोनों के लिए सेम है, स्टार्ट रीडिंग प्लीज। फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर दोनों के लिए सेम है। एक बच्चा पूछ रहा मैक्सिमम 20 कंपनीज, दैट इज पर
पर ईयर, मतलब उस वन टर्म में 5 ईयर्स है, हर एक साल में, हर साल में आप 20-20 कंपनी ऑडिट्स मैक्सिमम ले सकते हैं। उसमें आप चेंज भी करिए कंपनीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्म अगर है तो पर पार्टनर 20 कंपनी ऑडिट्स होता है। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इन एग्जाम क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस, याद रखिएगा। एमसीक्यू एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी, केस स्टडी टाइप का कि वो नहीं किया तो अब क्या होगा। इज इट ओके? ये 139 का ही पार्ट है, सब सेक्शंस अभी मैं कोट नहीं कर रहा हूं, आप डर जाएंगे नंबर सुनकर। और दोनों का फर्स्ट वाला ये एरो बनाया यहां पर, ये भी फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक ही होल्ड करेगा। रोटेशन का जो हम लोग कॉन्सेप्ट बताए थे, कूलिंग पीरियड का जो कॉन्सेप्ट बताए थे, वो गवर्नमेंट कंपनीज में अप्लाई नहीं करता, उनके खुद के रूल्स होते हैं इंटरनली, उनके भी कुछ है नियम कानून, पर वो इंटरनली उनका है, यहां पर नहीं है कुछ भी। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स गवर्नमेंट कंपनी का जो है 1 ईयर, दैट इज अप टू द नेक्स्ट एजीएम तक, नेक्स्ट एजीएम कंक्लूजन तक। और इनका तो आपको पता है 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स तक वाला कॉन्सेप्ट। और हर साल गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होता है। यस। अब आइए कैजुअल वैकेंसी में डिफरेंस है दोनों में, 10 मिनट और। दोनों के कैजुअल वैकेंसी में डिफरेंसेस हैं। सर क्या डिफरेंसेस है बता दीजिए प्लीज। दोनों के कैजुअल वैकेंसी में एक डिफरेंस नजर आ रहा है। समय से पहले अगर कभी गवर्नमेंट कंपनी में कोई प्लेस खाली हो जाती है समय से पहले, सर तब क्या होता है, किसी भी तरीके से अगर खाली हो गई है तो आप देखोगे यहां पर मिसप्रिंट हुआ है कुछ। कम टू योर बुक्स, आई थिंक देयर इज अ बिग मिसप्रिंट, पीपीटी में मिसप्रिंट है। एक मिनट, और बुक में भी मिसप्रिंट है, दोनों में मिसप्रिंट हो गया है। यानी यहां पे 2 लेयर्स थे एक्चुअली। कैजुअल वैकेंसी इज फिल्ड बाय सीएनएजी लिखेंगे आप। सीएनएजी को टाइम दिया जाता है वैकेंसी फिल करने का विद इन डैश डेज ऑफ वैकेंसी, और सीएनएजी नहीं फिल करता है एल्स, मतलब इफ दे डोंट फिल देन बोर्ड विद इन नेक्स्ट 30 डेज। कैजुअल वैकेंसी यहां पर आपको जो भी जब भी क्वेश्चन आएगा आपको उस एंगल से पढ़ना है कि ये गवर्नमेंट कंपनी का है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी का है। तो सीएनएजी कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट कंपनी का फिल करेगा विद इन डैश डेज ऑफ वैकेंसी, वरना बोर्ड विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एक ऑब्जर्वेशन किया है पूरे चार्ट में, एक लर्निंग टेक्निक बता रहा हूं। जब भी बोर्ड को कुछ करना होता है ना, सर समझ गए, सर बोर्ड को नॉर्मली जब भी कुछ करना होता है नेक्स्ट 30 डेज दे देते हैं। यस, ये सब लिखना पड़ेगा लर्निंग टेक्निक आपको, ये कितने दिन के अंदर ये करेगा। मैं अब बुक में जा रहा हूं, आपकी बुक्स में जहां पे पूरा थ्योरी दिया हुआ है अपॉइंटमेंट को लेकर। कैजुअल वैकेंसी इन अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी आपको दिखाई दिया, यस सर। और अगर मैं कैजुअल वैकेंसी इन अ गवर्नमेंट कंपनी को दिखाऊं, पेज नंबर कितना चल रहा है, 12 या जो भी पेज नंबर चल रहा हो, सीएनएजी फिल करेगा इन केस ऑफ वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी जल्दी फिल कर रहा है, वो भी 30 डेज के अंदर। इस बार 60 नहीं है, बहुत गंदे एमसीक्यूज हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था सीएनएजी को ज्यादा टाइम दिया जाता है अपॉइंटमेंट के लिए, वो फर्स्ट ऑडिटर के केस में था। वैकेंसी 30 डेज ऑफ वैकेंसी के अंदर वो करेंगे, और वो नहीं कर पाते हैं तो बोर्ड विद इन नेक्स्ट 30 डेज कर देगा। तो जहां पे मैंने डैश छुड़वाया था वहां पर आप भी लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे आप भी, यानी यहां पे होना चाहिए था बाय सीएनएजी विद इन 30 days of vacancy. Okay. Else board within next 30 days. और ये जो पर्सन कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट होता है ना किसी के जगह, वो होल्ड ऑफिस करेगा अप टू द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। यानी कि जो कैजुअल वैकेंसी में आदमी आते हैं, अब तुम बोलोगे सर 3 साल बाद, अगर मैं नॉर्मल ऑडिटर्स की भी बात करूं, नॉर्मल कंपनीज की, वो भी अगले एजीएम तक होल्ड करेंगे। बहुत गंदा एमसीक्यूज है। सपोज मैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हुआ हूं, इंडिविजुअल हूं, 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स है, मैं 2 साल बाद मर गया, तो मेरी जगह जो दूसरा आएगा, तो तुम होशियारी क्या लगाए, सर 5 - 2, सर 3 साल दे दीजिए नए आदमी को। ऐसा नहीं है। कैजुअल वैकेंसी की फिलिंग टेम्पररी थी, वो अब जो भी फर्स्ट एजीएम नेक्स्ट एजीएम आएगा अपॉइंटमेंट के बाद, द पर्सन अपॉइंटेड हियर टू फिल कैजुअल वैकेंसी
इसमें बहुत सारे लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो रिमेनिंग अनएक्सपायर्ड टर्म को एमसीक्यू में टिक करके आते हैं। द पर्सन अपॉइंटेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, वो सिर्फ कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा। द वर्ड क्या है भाई? कंक्लूजन। मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा आज की क्लास को, बिल्कुल टेंशन में मत आओ, बट तुमको समझ में आ रहा है हाउ द थिंग्स आर वर्किंग? तो गवर्नमेंट कंपनी में हमेशा पहला स्टेज, अगर याद नहीं भी होना सर, गवर्नमेंट कंपनी का कैजुअल वैकेंसी है सर, सीएनएजी करेगा विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम। सीएनएजी नहीं कर पाता है तो बोर्ड करेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सर बोर्ड वाला आपको कैसे याद हो गया? मैं टेक्निक बताया ना बोर्ड कैसे, हमेशा नेक्स्ट 30 डेज। सर नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सर लड़का बोलता भाई सीएनएजी करेगा पहले। नो 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 नो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में बोर्ड अपॉइंट कर रहा है सीधा। अगर डेथ का केस है या एटसेट्रा, यानी आप डिस्क्वालीफाई हो गए, सीए थे, उसके बाद ऑडिटर बनने के बाद आप में कुछ कलंक लग गया, आपको हटना पड़ रहा है, तो अब बोर्ड अपॉइंट करेगा, सीधा बोर्ड कर रहा है विद इन 30 डेज फ्रॉम वैकेंसी। और अगर सर रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन के केस में फिलिंग कौन करेगा? बोर्ड, बोर्ड रेजोल्यूशन से, एंड बाद में एक ओआर इन जीएम भी पास करना पड़ता है। ओके, यानी दो चीज लग रहा है, विद इन 3 months ऑफ बोर्ड्स अपॉइंटमेंट। ओके, रेजिग्नेशन के केस में अगर मैं बोलूं आपको गवर्नमेंट कंपनी में एक ऑडिटर रिजाइन कर दिया, तब ये आंसर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के केस में एक ही एरो निकला था, कोई भी प्रकार का कैजुअल वैकेंसी हो, गवर्नमेंट कंपनी, सीएनएजी विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम। अगर आपको डेज एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, सीएनएजी नहीं करेगा तो बोर्ड करेगा नेक्स्ट 30 डेज। ये कैसे याद हो जाता है? टेक्निक बताते जा रहा हूं, बोर्ड में हमेशा नेक्स्ट 30 डेज है। और अगर मैं बात करूं नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में, रेजिग्नेशन का अगर केस है तो पहले बोर्ड अपॉइंट कर देता है, और विद इन 3 months ऑफ बोर्ड अपॉइंटमेंट, मतलब रिकमेंडेशन, एक ओआर इन जीएम पास करवाना पड़ता है, वरना फिर वो अपॉइंटमेंट इनइफेक्टिव है। सर अगर डिस्क्वालीफाइड हुआ तो भी इधर आएगा। सर तो इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, लॉजिक लिख देना कि वी वांट व्हाई द ऑडिटर रिजाइन, सारे शेयर होल्डर्स को पता चले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पर मैनेजमेंट बोर्ड ने प्रेशर डाला था, ये साइन करो, वो साइन करो, गलत चीज पर भी साइन कर दो, सब कुछ सही है, तो इसलिए ये मैटर शेयर होल्डर्स के नोटिस पर हम डालना चाहते हैं जब रेजिग्नेशन का केस हो, पर वो भी जब नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो। ये चैप्टर हस्तिनापुर की तरह है। इंद्रप्रस्थ शायद कौन सा था जहां पे वो दुर्योधन पानी सोचता है वहां जमीन निकलता है, जहां जमीन सोचता है वहां पानी निकलता है, कुछ हुआ था ना, द्रौपदी हंसदी थी। तो उसी तरह यहां पे आप जो आंसर सोचेंगे उसको लिखने के पहले एक बार होठों को टाइट पकड़ना, गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी। पहले तो ये पहला क्राइटेरिया इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने का। फिर शांति से ये चार्ट को याद करना, बहुत अच्छा बनाया हुआ है चार्ट। सर ग्रे अच्छा नहीं लग रहा है, अरे वैसे मत सोचो, चार्ट बहुत डिमार्केट किया हुआ है, क्योंकि बुक्स में ना पैराग्राफ फॉर्मेट में तो समझ में नहीं आएगा। ये चार्ट हम लोग बनवाते थे नॉर्मल पहले क्लास में, तो यही क्लास 3 क्लास चलती थी, तो देन आई फाउंड कि स्टूडेंट पढ़ेगा कब, अगर हम क्लास टान के बस 200 घंटे का लॉ ऑडिट कर देंगे, यू नो, टू प्रोवाइड ऑन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगता है, ऑडिट इन डिटेल। मेरे को डिटेल में पढ़ाना है पर मार्क्स आपसे अच्छा ही लाना है, तो इसलिए मैंने मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके पीपीटीज एंड चार्ट्स ड्रॉ कर दिया। सर तो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी? राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे भी नहीं होती है, सिर्फ मेरे संग नोट्स कॉपी करने से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है, वो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस होती है। आपको आंसर्स याद कर करके लिखना है और फिर मॉडल आंसर्स के संग चेक करना जो छपा हुआ आंसर्स बुक में होता है। अंडरस्टूड? सो रेजिग्नेशन वाले केस में इट इज बाय बोर्ड एंड ओआर इन जीएम विद इन 3 months ऑफ बोर्ड, एंड ये पर्सन हियर है टू फिल कैजुअल वैकेंसी, वो भी नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा। एमसीक्यू लिख रहे हो आप? पक्का? ये अभी पेंडिंग है, दिस इज पेंडिंग, ये मैं कल के संग पढ़ाऊंगा, बस 5 मिनट और। सर अच्छा लग रहा है, फाइनली बहुत कुछ दिख गया हम लोगों को। ये सेम होता है फर्स्ट ऑडिटर, इसका भी ऐसे तक ही रहता है, यानी यहां से 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी का फ्लो, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी का फ्लो, ओके। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, इनका तो 1-1 साल के लिए अपॉइंट होता है अप टू द नेक्स्ट एजीएम, इनका सब्सिक्वेंट ऑडिटर 1 टर्म के लिए। 6 बन गए क्वेश्चंस। फिर कैजुअल वैकेंसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी, कैजुअल वैकेंसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इसके अंदर भी 2 ब्रेकअप्स है। जानबूझकर मैं बोल रहा हूं एग्जाम में रेजिग्नेशन आएगा, पर देखना वो गवर्नमेंट कंपनी का रेजिग्नेशन आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सर जाऊं अब? थोड़ा सा और मन ही नहीं भर रहा है ना। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ दिस इज वेरी 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 गुड।
ये रीड करो, लिखो कॉपी दिस। मैं वेट ही कर लूं क्या, वरना तुम लोग कॉपी करोगे नहीं। एक मिनट रुक जाओ। नॉन गवर्नमेंट कंपनी वाला सही है, ये लोग नेक्स्ट एजीएम तक प्लेस होल्ड करते हैं, ये भी दिख रहा होगा, ये भी पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, दिस पोर्शन इज लेफ्ट। कॉपी करवाऊंगा अभी आपको, ये सब हम लोग कल करेंगे। कल क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़ा देखेंगे। कल आई माइट टेक क्लासेस इन 2 ट्रांचेस। एक क्लास हो सकता है मैं 5:30 लूंगा, प्लीज ध्यान से सुनो, फिर और एक क्लास ब्रेक तोड़ के लूंगा, मतलब पहले एक क्लास छोटा क्लास लूंगा 5:30 से 6:45, फिर हो सकता है 7 to 8 अलग लूंगा 15 मिनट के ब्रेक पर। कल 2 क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि वो 2 अलग अलग टॉपिक्स मेरे को शुरू करना है। चलिए कॉपी दिस। अच्छा पहले समझा देता हूँ, फिर एंडिंग में इसको छोड़ करके मैं वाइंड अप करूंगा, 7 मिनट और लगेंगे अभी। जेड लिमिटेड में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का इतना है, और ये भेल कौन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। तो इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी? नहीं सर, सीजीएसजी का होना चाहिए था, वो तो नहीं है। बट एमसीए का एक नोटिफिकेशन आया है, एनी कंपनी विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सीजी या एसजी शैल बी कवर्ड लाइक अ गवर्नमेंट कंपनी, और इसका ऑडिटर भी सीएनएजी अपॉइंट करेगा। तो ये दिस इज अ गुड वन, क्योंकि आपको लगता है ये तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस की तरह है, पर एमसीए का क्लैरिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, ये मैं भी लास्ट में कॉपी करने के लिए आपको टाइम दूंगा, टेंशन में मत आइए। मैं एक काम करता हूं, फाइनली आपके बुक्स में जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए हुए थे ना, ये 139 सबसेक्शन 5, 7 and 8, बस हो गया लिखना, रेफर द चार्ट, वो जो आया था ना पूरा अपॉइंटमेंट चार्ट। हर साल विद इन 180 डेज, एवरी ईयर विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड टेन्योर इनका 1 ईयर रहता है। और 1 ईयर का लैंग्वेज क्या है गवर्नमेंट कंपनी का? कंक्लूजन ऑफ द एजीएम। ये गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है, जो हम लोग चार्ट में भी पढ़े थे, पर मैंने लिखा है रेफर द चार्ट। नाउ फर्स्ट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, रेफर द चार्ट। बट यहां से इंग्लिश जरूर पढ़ना चाहिए आपको, प्रॉपर अच्छा लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी विद इन 90 डेज वाली बात याद है, बोर्ड अगर नहीं करता है तो विद इन 90 डेज, और ये 90 डेज नेक्स्ट नहीं पकड़ोगे, इस पर थोड़ा डिबेट चलता है, बट हम लोग इसको सिंप्लिसिटी के लिए विद इन 90 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ही पकड़ रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट वर्ड लिखा नहीं है। सो दिस इज फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। कैजुअल वैकेंसी, ये दिख रहा है आपको, बोर्ड फिल करेगा विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी, और यहां पर किसी किसी के बुक में नहीं लिखा हुआ है, BR प्लस OR इन EGM इन नेक्स्ट 3 months। चेक कर लो अगर आपके बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, वो चार्ट वाला ही है, लिखो बार बार रेफर द चार्ट, पेज नंबर लिख लो किस पेज में चार्ट है। तो अभी इस पर एक क्लास और होगी जहां पे वो सुपर डिस्कशन बचा हुआ है रोटेशन को लेकर। ये 10 सबसेक्शन 10 अभी पेंडिंग है, कल मुझे याद दिलाना, मैं भूल ना जाऊं। ये कॉपी कर लिया आपने पक्का? अच्छा, जहां पे रेफर द चार्ट लिखा हुआ है फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, वहां पे याद है पहले क्या था, विद इन 60 डेज बाय CNAG, फिर बोर्ड कर रहा है नेक्स्ट 30, फिर शेयर होल्डर्स नेक्स्ट 30, यहां भी लिखवा दिया हूं ताकि कहीं से भी आप पढ़ें तो आपको दिख जाए। ओके, इज इट ओके? और कैजुअल वैकेंसी CNAG में कौन फिल करता है? हु फिल्स द कैजुअल वैकेंसी? यहां लिखा हुआ था ना CNAG करेगा 30 डेज ऑफ वैकेंसी, वरना बोर्ड। एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर,
इस चैप्टर में ग्रिपिंग आप समझ रहे हैं, आपको गवर्नमेंट कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी के एंगल से सब कुछ समझना है, बल्कि प्रैक्टिस करना है। चार्ट में बोलूंगा 7 एस्पेक्ट्स थे उसमें, फर्स्ट ऑडिटर्स वाले, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स वाले, कैजुअल वैकेंसी वाले, और लिख करके बिना देखे चार्ट ड्रॉ करो, 2-3 बार ड्रॉ करो, या जब जब रिवीजन करो उस चार्ट की प्लॉटिंग खुद करो। आज भी करना आप, तो आप देखोगे फ्लो बैठेगा। सो ये सब सबसेक्शन नंबर्स और हम लोग को जानना है, नॉट नेसेसरी। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। मैंने बेयर एक्ट का अंश भी दिखाया था आपको, प्रोवाइजो क्लॉज का क्या कमाल था। अब ये हम लोग कल करने वाले हैं, जहां पर मैं इस पीपीटी का इस्तेमाल करने वाला हूं, जो बहुत इंटरेस्टिंग, अपने आप मत पढ़ना अभी पहले से, बट वी विल बी डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टुमारो, जहां पर आप देखोगे इसके बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इसमें आपको मिलने वाला है कल। ठीक है, सो आई थिंक वी शुड एंड द क्लास। एक मिनट कुछ कॉपी करना था, आप लोग तो भूल ही जाते हैं। क्या कॉपी करना था? एक तो मैंने बोला था ये अभी कॉपी करोगे वरना तुम भूल जाओगे, मुझे पता है कई लोग के पास पीपीटी है नहीं, फिर वो आलस में करेंगे नहीं। जेड लिमिटेड है या जो भी नाम हो, प्लीज कॉपी दिस एंड देन वी वाइंड अप द क्लास। कल 2 पार्ट में क्लास होगा, मैं बता रहा हूं आपको। या कोई ट्यूशंस कल कैंसिल हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। कल एक छोटा क्लास जिसमें वो पोर्शन पहले कंप्लीट करूंगा, या हो सकता है कल पूरा उस चीज़ पे डिस्कशन लग जाए, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो अभी हम लोग इस बुक से पढ़ रहे हैं, कभी कभी मैं दूसरी बुक लाने बोलूंगा जब प्योर ऑडिट की क्लासेस होगा। अभी जो क्लासेस इन दिनों हो रहे हैं लॉ एंड ऑडिट दोनों में है, तो मैं सोचता हूँ पहले इसी को कंप्लीट कर दूँ, तो लॉ वाले स्टूडेंट्स फिर आना बंद कर देंगे वंस आई कंप्लीट दिस बुक। ओके बाय। कॉपी कर लो प्लीज। अब बोलोगे मेरे पास है मैं बाद में कर लूंगा, डोंट डू दिस, प्लीज कॉपी दिस एंड कंप्लीट इट। गवर्नमेंट कंपनी का टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम नहीं है, इट इज टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। तो इसके एमसीक्यूज बहुत खतरनाक हो सकते हैं, कोशिश करना है कि आज ही सब कुछ हो जाए। अच्छा एक चीज और, ये तो आपको करने दे ही दूंगा। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने एक क्वेश्चन बनाया था आपके लिए, सर आप दुखी कर दिए। रुकिए, गवर्नमेंट कंपनी में याद है हम लोग जब बेसिक लॉ का क्लासेस किए थे कि 2 वर्टिकल लेयर्स आपके हो सकते हैं, उसमें एक्सेप्शन था गवर्नमेंट कंपनी। तो ये देखोगे ये सब बी लिमिटेड, ये स्ट्रक्चर देखो, ये एक ओरिजिनल गवर्नमेंट कंपनी है, ये इसमें इतना होल्ड कर रहा है, ये इसमें इतना होल्ड कर रहा है, ऐसे आपको होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है। तो ये सब ए लिमिटेड के सब्सिडरीज माने जाएंगे, क्योंकि वो आप सब्सिडरी चेन दिख रहा है, क्योंकि कोई लेयर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है गवर्नमेंट कंपनी में। एंड CNAG विल अपॉइंट ऑडिटर फॉर ऑल कंपनीज बिकॉज दीज आर डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज। ये भी आप कॉपी करोगे अभी, तो मैं फुल पेज कर देता हूं। यानी ये सब घुमा के क्वेश्चंस आएंगे, आपको तो लगेगा ये तो नॉर्मल कंपनी है, और एग्जाम में से चार्ट बन के नहीं आएगा, एग्जाम में केस स्टडी बनकर आएगा। तो पहले तुम्हें विजुलाइज करना होगा, इस क्वेश्चन को एग्जामिन करना होगा कि इसमें कैसा टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। वेरी गुड। तो चलिए पहले हम वो वाला कॉपी कर लेते हैं जो भी मैं आपको देर, और वेयर वाज दैट विच वाज सपोज टू बी कॉपीड। पहले इसको कॉपी करवाता हूं, फुल स्क्रीन कर रहा हूं, देन आई विल वाइंड अप द क्लास। कॉपी कर लो, आलस के लिए बाहर बाद के लिए मत छोड़ो। आफ्टर दैट अरे वो कौन सा नंबर स्लाइड है? जस्ट अ मिनट।
अच्छा स्लाइड नंबर बता देता हूँ, आप थक गए? ठीक है ठीक है। किस टाइप की डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज में भी सीएनएजी अपॉइंट करता है ऑडिटर्स को। आज अगर थक गए तो कल सुबह सुबह रिवाइज कर लेना। पीपीटीज को भी जरूर देखना, उससे बहुत समराइज हो जाता है चीज। अब एक बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन जैसा बताया गया वैसे ही आएगा, केसेस बन के आएंगे, कौन अपॉइंट करेगा ऐसे, फिर आपको प्रोसीड्यूर लिखना होगा। सर चार्ट बना के आ जाओ एग्जाम में, सिर्फ नहीं चार्ट संग में बना सकते हो, बट पैराग्राफ थ्योरी का पूरा लिखना होगा जो आपको मैंने मार्क करवाया ना, जहां रेफर चार्ट। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, फिर भी एक बच्चा पूछ रहा है। तो क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या किया है आपको बता देता हूं। आप देखोगे जहां चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं ना, सारे 5-6 चैप्टर्स इस टाइप के चैप्टर, क्वेश्चन एंड आंसर्स बोल के एक चैप्टर है जहां आंसर्स भी प्लॉटेड है, तो उसको अभी मत पढ़ना, कल कंप्लीट होने दो पहले। कुछ कुछ पोर्शंस 139 कभी भी बचे हुए, डोंट रीड इट नाउ। तो उसमें राइटिंग पैटर्न पूरा दिया हुआ है, पहले कैसे प्रोविजंस आता है, फिर आंसर आता है, दैट इज रिटन। तो क्वेश्चन आंसर्स का तो मैं वीडियो आपको अलग से भेज दूंगा, अलग से बना के, उसको आपको लाइव नहीं अटेंड करने का दरकार है। ले लिया फोटो आपने? चलिए, थैंक यू सो मच।